और जो अभी करंट में विवाद चल रहा है सर, एक तो जैसे राणा सांगा वाला विवाद चल रहा है, वो क्या विवाद है? एक तो क्या है कि हम पहले क्लियर करें कि जो पॉलिटिशियन हैं इनको हिस्ट्री में झांकना नहीं चाहिए। राजशाही का एक अलग पक्ष था, जहाँ सामान्यतः समझते हैं कि शत्रु का शत्रु पहले मित्र होता था, और दूसरा इतिहास हमेशा विजेता लिखवाता था, अच्छा। हारने वाला कभी इतिहास नहीं लिखता था। अच्छा सर, मुझे एक चीज़ ये बताना है गोदारा जी कि जैसे आपने मुझे पगड़ी पहनाई, राजस्थानी पगड़ी, तो आप लोगों के यहाँ मैं जब भी देखता हूँ तो हर सम्मान में पगड़ी पहनाई जाती है, तो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही होती है ये पगड़ी? सर पगड़ी मैं अपन बताऊं तो पगड़ी पुरुषा का माए एक प्रतिष्ठा को प्रतीक। पगड़ी के लिए राजस्थानी में कहावत है क्या? कि हमारी पगड़ी की लाज राखियो। क्या? कहने का मतलब ये है सर कि पगड़ी है ना, वो इतना प्रतिष्ठा है कि यदि कोई आदमी की पगड़ी नीचे भी गिर गई और यदि खुले सिर यदि बड़े आदमी के सामने चले गए पगड़ी बिना, तो उसका अपमान माना है। अच्छा सर, एक सवाल का जवाब और देगा मुझे कि राजस्थान में जो मुख्य भोजन है वो क्या रहा है शुरुआत से? क्या जो राजस्थानी पहले के लोग थे वो क्या मांस मछली खाते थे, या देसी खाना रहता था? और देसी खाना रहता था अनाज वगैरह का, तो क्या राजस्थान में उस समय पैदावार होती थी जब पानी भी नहीं था? सर राजस्थान एक ऐसा क्षेत्र है जो मरुस्थलीय रूप में जाना जाता है। पानी की कमी है, इसलिए कमी है सर पानी की, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो अरावली हमारा पर्वत है उसके समांतर जाता है हमारा मानसून। तो जब मानसून समांतर निकलता है इसका मतलब रुकावट नहीं है, रुकावट नहीं है तो वर्षा नहीं है, वर्षा नहीं है तो खेती नहीं है, क्योंकि खेती किससे होती है? खेती तो वर्षा से ही होती है। गोदड़े हांदो मलियो गोदड़ी हांदो मलियो। नमत उदाव बहुत पड़ रही है, मतलब बताना इसका क्या असर है? मतलब ये है कि जब हम बहुत मेहनत कर करके, यानी हो दड़े हांदो मलियो, हो दड़े हांदो मलियो, मतलब कहने का मतलब ये है कि हम बहुत मेहनत कर करके और कुछ चीज़ को अचीव कर रहे हैं और पता चला कि अचीव होने वाला है यूँ, और फिर कहा कि गोदड़ी हांदो मलियो, मतलब ये है कि हम जैसे कि कोई चीज़ लेने के लिए कोई यहाँ पे है यूँ, लेकिन उस व्यक्ति को हम बोल रहे हैं कि वो चीज़ चाहिए यूँ, लेकिन वो अंधा है तो वो दे नहीं पाए वो मेरे को। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि हम जहाँ पहुँच तो गए वहाँ पे, पर फिर भी हमें वो अचीव नहीं कर जो चाहते हैं। यस। डाइट का क्वेश्चन आपने सही आदमी से किया है, क्योंकि मैं बहुत पहले पहलवान भी था। अच्छा। 2013 कुश्ती में नेशनल हुई है मेरा। अरे ब्रिलियंट। रीजनिंग किन किन पेपरों में आ रही है राजस्थान में भी? अभी सर राजस्थान एग्ज़ाम को देखें तो राजस्थान जेल प्रहरी का, तो वो जस्ट अभी अप्रैल में होने वाला है, तो उसमें रीजनिंग का बहुत बड़ा वेटेज है। अभी आप लोग राजस्थान को लेके क्या क्या चीज़ें यूट्यूब पे करने वाले हैं? दूसरा, जो कैरियर ऐप है उस पर राजस्थान में आप कौन कौन से बैचेस की क्लास दे रहे हैं और देने वाले हैं? और मुझे जो बहुत अच्छी चीज़ लगी इस पूरी टीम के साथ बात करते हुए ये कि ये टीम इतनी डेडिकेटेड है बच्चों के सिलेक्शन को लेकर कि हम उसको पहले दिन से उंगली पकड़ने से लेकर आखिरी दिन सिलेक्शन करवाने तक की गारंटी ले रहे हैं। तो ये टीम उस तरीके से काम कर रही है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। मेरे दोस्तों, आज हम जिन विद्वानों के साथ बैठे हुए हैं ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने राजस्थान में हजारों बच्चों को सरकारी नौकरियां दिलवाई हैं। कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने खुद भी सरकारी नौकरी ली, कुछ का ऐसा पैशन रहा शुरुआत से कि हमें टीचिंग लाइन में अपने टीचिंग आर्ट को इतना अच्छे लेवल पे स्किल करना है कि हम बच्चों को जो चीज़ बहुत मुश्किल होती है उसको भी आसानी से बता पाएँ। और ये मेरे लिए बहुत गौरव का क्षण है कि मैं ऐसे विद्वानों के साथ बैठा हूँ। और आज मेरी कोशिश रहेगी कि राजस्थान के जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं हम उनके बारे में डिटेल में कुछ समझ पाएँ, पढ़ पाएँ, चीज़ें जान पाएँ, कैसे तैयारी करनी है। और जो राजस्थान के बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ एसएससी की तैयारी में लगे हुए हैं या यूपीएससी की तैयारी में लगे हुए हैं या बैंकिंग की तैयारी में लगे हुए हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि बहुत सारी ऐसी और वैकेंसीज हैं उनके इर्द गिर्द, या बहुत सारे ऐसे और भी ऑप्शन हैं कि अगर वो उस तरफ भी नज़र दौड़ाएंगे तो बहुत कम तैयारी में सिलेक्शन लिया जा सकता है। और सटीक रणनीति अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। एक देसी कहावत है कि सही शुरुआत आधी सफलता होती है। तो आज हम उस सही शुरुआत की तरफ ही अपना पहला कदम बढ़ा रहे हैं। आप सभी का स्वागत है सर, आप सभी का स्वागत है। नमस्कार आप सभी को और बहुत बहुत धन्यवाद। सर, शुरुआत आपसे ही करते हैं। जी सर। सर, ये बताओ राजस्थान में इतने किले क्यों बने हुए हैं? देखिए, राजस्थान में हम भारतीय इतिहास की बात करें तो राजस्थान को पहले राजपूताना कहा जाता है। राजपूताना राजपूतों का शासन रहा था। अच्छा। सबसे ज़्यादा राजे रजवाड़े कहीं रहे तो फिर राजपूताने में रहे। और वो राजे रजवाड़े जो शब्द हम काम में लेते हैं वो एग्जैक्ट ये है कि छोटी छोटी रियासतें, छोटी छोटी जागीरें, वो जागीरदारों, जमींदारों और राजाओं ने अपने निवास के तौर पर दुर्ग बनवाए थे।
लेकिन सर ये दुर फिर यूपी में इतने नहीं बने, हरियाणा में इतने नहीं बने, पंजाब में इतने नहीं बने, राजस्थान में बने। जबकि आप बताना, मुझे ज्ञान कम है कि जितनी मतलब पानी की व्यवस्था इस तरफ थी आपके पंजाब की साइड और हरियाणा की साइड थी, उतनी तो शायद राजस्थान में पानी की व्यवस्था रही नहीं होगी, या पहले थी इतनी पानी की व्यवस्था? नहीं, अगर पानी की व्यवस्था तो नदियों का बहाव इस तरफ है, जाहिर सी बात है यही रही। तो फिर लेकिन वो सब क्यों नहीं बढ़ी सर राजस्थान? इसका एक रीज़न रहा है कि ये जो क्षेत्र रहा है आपका, जैसे आप हरियाणा की बात कर रहे हैं, दिल्ली की बात कर रहे हैं या यूपी की बात कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं केंद्रीकृत राज्य के अधीन रहा था। अच्छा, जो आपके दिल्ली के अधीन रहा या फिर आगरा के अधीन रहा, जो सेंट्रल शासन था। जबकि हम राजपूताने की बात करें तो वहाँ कोई केंद्रीय शासन नहीं था, अच्छा, अच्छा, और वो सामंतवाद जो है वो रजवाड़ों के रूप में बट गया था। तो उन रजवाड़ों के दुर्ग आपको देखने को मिले थे सारे के सारे। और वैसे भी एक चीज मेरे को समझ में नहीं आती, आप बताना सर कि उसका ऐसा कारण क्या है कि जैसे अगर कोई भी हम यूनिक चीज उठाते हैं ना, जो पत्थरों पे नक्काशी करने वाला है, या महलों का या मकान बनाने की जो मतलब बहुत बेहतरीन जो कला है, वो सारी राजस्थान में पैदा हुई, बाहर नहीं बनी इतनी कला। जैसे दिल्ली में देखे तो एक लाल किला ही बना इतना बड़ा, बाकी राजस्थान में तो ऐसे मुझे लगता है हर 20 किलोमीटर में एक लाल किला बना हुआ, तो जो पी गए है। वो राजस्थान में एक ब्रिटिश इतिहासकार आए थे, कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने कहा है कि राजपूताने का प्रत्येक पत्थर इतिहास कहता है। आज राजपूताने में आप जहां भी जाएंगे, कोई ना कोई कहानी, कोई ना कोई इतिहास की कथा वहां लोकल जुड़ी हुई है। तो ये राजपूताना जो आप कह रहे हो, मतलब पहले राजपूत राजस्थान में थे? राजपूतों का शासन रहने के कारण राजपूताना कहलाया। अभी राजपूतों की परसेंटेज कितनी है जनसंख्या में राजस्थान में? सर, जनसंख्या रेशियो की हम बात करें तो अब तो बड़ी मुश्किल से 2 या 3% राजपूताने में। तो इतने कम क्यों हो गए? इनमें लोग नहीं, राजपूत राजाओं का शासन रहा। अच्छा, राजपूत राजाओं का शासन रहा, उनका प्रभुत्व नहीं कह सकते हम जनसंख्या की दृष्टि से। और जो अभी करंट में विवाद चल रहा है सर, एक तो जैसे राणा सांगा वाला विवाद चल रहा है, वो क्या विवाद है? तो क्या है, ये हम पहले क्लियर करें कि जो पॉलिटिशियन है इनको हिस्ट्री में झांकना नहीं चाहिए। राजशाही का एक अलग पक्ष था, जहां सामान्यतः समझते हैं कि शत्रु का शत्रु पहले मित्र होता था, और दूसरा इतिहास हमेशा विजेता लिखवाता था। अच्छा, हारने वाला कभी इतिहास नहीं लिखता था। और जैसा कि लोग कह रहे हैं कि भाई राणा सांगा ने बाबर को आमंत्रित किया, तो ये बात कौन कह रहा है? ये बात तो बाबर ने लिखी अपनी आत्मकथा तुजू के बाबरी में, और वो तो विजेता था। विजेता था, और विजेता कुछ भी लिख सकता है। सच बात है। जैसे हम आज के संदर्भ की बात कर सकते हैं, सरकार अपने हिसाब से तय करती है कि सही क्या है और गलत क्या है। तो बाबर ने तय किया। हम राजपूती इतिहासकारों की बात करें, समकालीन किसी भी इतिहासकार ने इस बात का ब्यौरा नहीं दिया है कि राणा सांगा ने बाबर को बुलाया, और सूर्यमल्ल मिश्र ने लिखा है या हमारे रणछोड़दास भट्ट ने लिखा है, आपके राणा राज सिंह के दरबारी रहे, या श्यामल दास जिन्होंने सज्जन सिंह के दरबार में रहते हुए चित्तौड़गढ़ पट्टावली को संकलित किया है वीर विनोद के नाम से, उन्होंने कहीं भी इस बात की जानकारी नहीं दी है। केवल एक तुर्की इतिहास देख रहे हैं हम कि तुजू के बाबरी ऐसा कह रही है, तो वो विजेताओं का इतिहास है, कुछ भी लिखा जा सकता है। तो अभी उसमें जो करंट सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग जो नेता कह रहे हैं उसमें कुछ सच्चाई है कि नहीं है? प्रैक्टिकल देखो, प्रैक्टिकल जब मैंने कहा कि अभी राजशाही ये कहती थी कि शत्रु का शत्रु मित्र है, तो सामने वाले शत्रु को पराजित करने के लिए उसके शत्रु से यदि मदद मांगी गई तो मेरे हिसाब से गलत नहीं है। और दूसरा, अपन इसमें दखल ना दे तो बेहतर है, क्योंकि विवाद पहले ही बहुत हो चुका है। और राजस्थान में इन चीजों के विवाद ज्यादा भी होते हैं। हाँ, राजपूताने का इतिहास इस बात को लेकर हमेशा तैयार रहता है, गलत बोलोगे तो सहन नहीं होगा। अच्छा, राजस्थान में एक परंपरा और भी है कि राजस्थान के लोग बहुत मतलब संस्कारी लोग रहे हैं जी, है ना, अपनी प्रथा को हमेशा मानने वाले रहे हैं जी। बल्कि बाकी अगर हम जगह की बात करें तो वहां लोगों ने अपने कल्चर को चेंज किया है, लेकिन राजस्थान में अगर आज भी घुस के देखें, अंदर जाएं, तो राजस्थान ने आज भी अपने कल्चर को सजो के रखा हुआ है। आज भी जो पुराने लोग हैं वो जो उनकी पुरानी प्रथाएं थी उसी हिसाब से आज भी जीवन जीने लग रहे हैं। तो इसके पीछे आपको कौन सी ऐसी वजह लगती है कि वहां अब तक वो चेंजेस नहीं हुए हैं? देख, तो हम सीधे शब्दों में कह सकते हैं, लोगों का अपनी संस्कृति से प्रेम है, और वो प्रेम पीढ़ी दर पीढ़ी आता रहा है, और रेगुलर किसी चीज को अप्लाई करते रहते हैं। उनसे हम उत्सव मनाते हैं संस्कृति के साथ। लोग कल्चर को भूल चुके हैं। आज हम बात करें कि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में, लेकिन राजपूताने में प्रत्येक जो सांस्कृतिक उत्सव होता है
वो जोर शोर से मनाया जाता है। ये पैतृक तौर पर चला आ रहा है और शायद परिवर्तन हो भी ना भी। अच्छा, एक सर ये बताना कि जो ये राजस्थान शब्द है, जी जी, इसका मतलब क्या है कि पहली बार कब आया? दूर राजस्थान शब्दों से निकले राजाओं का देश अथवा स्थान। अच्छा, पहली बार हम इसे बसंतगढ़ लेख में पढ़ते हैं। तो ये बताना सर, राजाओं का इतना इंटरेस्ट राजस्थान में था क्यों? कौन सी ऐसी चीज थी जिसके लिए राजा आते थे? देखिए, मैंने अभी आपसे कहा था कि जो ये हरियाणा का क्षेत्र है या दिल्ली का क्षेत्र है या फिर यूपी का क्षेत्र है पंजाब वाला। या पंजाब वाला क्षेत्र है, ये एक केंद्रीय शासन हो गया था। और यहाँ केंद्रीय शासन होने के कारण जो छोटे सामंत वर्ग थे वो यहाँ से चटक कर चले गए और उन लोगों का प्रभुत्व उस क्षेत्र में रहा। यहाँ के शासन सामान्य जो शासक होते थे आपके सेंट्रल के, वो सामान्यतः राजपूताने में नहीं जाते थे। उसका कारण इतना सा था कि वहाँ आय के स्रोत तो कम थे। अच्छा, और खर्चा ज्यादा था, तो वो खर्चे में बैठे हुए राजा महाराजा है हमारे। एक ही राजस्थान का एकीकरण वाला क्या कहानी है सर, उसको समझाना मुझे। देखिए, राजस्थान का एकीकरण तो फिर भारत के विभाजन से शुरू होता है। आप और हम भली बात जानते हैं 15 अगस्त 1947 को जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम लागू हुआ था, जिसमें ब्रिटिश सरकार ने क्लियर कहा था कि भारत 2 बड़े राष्ट्रों में बटेगा, भारत और पाकिस्तान। और भारत की देशी रियासतें पूर्णतः स्वतंत्र हैं कि वो किसी भी एक कंट्री का हिस्सा हो सकती है, भारत का या पाकिस्तान का। और ब्रिटिश मापदंडों पर खरा उतरे तो अलग कंट्री के रूप में भी अस्तित्व कायम कर सकती हैं। राजस्थान सभी रियासतें भारतवर्ष की 562 रियासतों के लिए आदेश था ये। अच्छा, तो राजपूताने की बहुत सी रियासतें थी जो ब्रिटिश मापदंडों पर खरा उतरती थी, और न केवल राजपूताने की अपितु भारतवर्ष की। तो सरदार पटेल ने पहल की थी 5 जुलाई 1947 को रियासती सचिवालय के साथ। अच्छा, राजस्थान का एकीकरण सामान्यतः 7 चरणों में पढ़ते हैं, जो 1 नवंबर 1956 को फैजल अली आयोग द्वारा या राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा सबमिट किया गया। और जो ये राजस्थान दिवस के पीछे अभी थोड़ा विवाद हुआ तो इन्हीं के चक्कर में था, क्या कहानी थी सर? ये राजस्थान दिवस और राजस्थान स्थापना दिवस को लेकर विवाद होता है। वैसे विवाद का तो कोई है नहीं ऐसा इशू। भाई, स्थापना जो आज का राजस्थान है, वर्तमान राजस्थान है, ये राजस्थान एक्चुअल 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया था। लेकिन जब जश्न मनाया गया, पहली बार जश्न मनाया गया, तो वो तारीख थी 30 मार्च 1949। अच्छा, और उस दिन तिथि थी आपकी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। अच्छा, तो वो जश्न तो मनाया गया था 30 मार्च को, लेकिन वर्तमान रूप आया था 1 नवंबर 1956 को। तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि 1 नवंबर 1956 कंप्लीट राजस्थान, और कुछ लोग ऐसा मानते हैं जश्न तो मनाया था हमने, वो जश्न की तारीख जो है वो 30 मार्च रह जाती है आपकी। और राजस्थान की तो रगों में जश्न है। हाँ, मैंने पहले कहा कि हम संस्कृति के साथ जश्न मनाते हैं। अच्छा सर, एक चीज मुझे बताना कि हिस्ट्री का जो राजस्थानी हिस्ट्री है जी, इसका इस समय कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या मतलब इसका पार्टिसिपेशन है, कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस किस एग्जाम में, कितनी इंपॉर्टेंस है? और दूसरा ये बताना मुझे सर, जो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, कि कितने टाइम में इसे सटीक तरीके से पढ़ा जा सकता है जिससे हम ये कहें कि हाँ अब एक लगभग ठीक तैयारी हो गई जिससे एग्जाम में बैठा जा सके। दूर राजस्थान हिस्ट्री पढ़ने पढ़ाने को बहुत लंबी है। लोग अक्सर कमेंट्स करते रहते हैं कि राजपूत काल ही खत्म नहीं होगा तुमसे। मास्टरों के लिए ये चुनौती होता है ये, क्योंकि राजपूत काल बहुत लंबा है। लेकिन हम कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन में हम मान लेते हैं कि 100 क्वेश्चन कंपटीशन में है तो आपके 12, 13, 14, 15 सवाल राजस्थान हिस्ट्री के होते हैं। और वो 15 सवाल जो होते हैं उनमें से 50% रेशो आपका मॉडर्न हिस्ट्री में चला जाता है। जो 1857 क्रांति है, किसान आंदोलन है, प्रजामंडल आंदोलन है, जनजातीय आंदोलन है, राजस्थान का एकीकरण है, बेसिक सवाल आधे से ज्यादा वहां चले जाते हैं। जबकि हिस्ट्री का वो 30% ही रेशो है, 70% शेष रह गया है, जिसमें हम सभ्यताओं की बात करें और राजपूत काल की बात करें। और ये किस किस एग्जाम में रहता है? सभी में? राजस्थान में जितनी भी भर्ती परीक्षाएं होती हैं वो आरपीएससी द्वारा आयोजित कराने वाला एग्जाम आरएस हो गया है, फर्स्ट ग्रेड हो गया है, देन आपका सेकंड ग्रेड एग्जाम हो गया शिक्षक भर्ती का, या तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा हो गई, अभी हाल ही में चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा होनी है। राजस्थान में जितनी भी भर्ती परीक्षाएं होती हैं वो राजस्थान जी के फोकस होती हैं, और राजस्थान जी के नाम पे हिस्ट्री, कल्चर और ज्योग्राफी पढ़ा जाता है पूरा। तो अगर राजस्थान हिस्ट्री की बात करें, सब कितना टाइम एक नॉर्मल बच्चे के लिए जो स्टार्ट कर रहा है उसके लिए काफी है जिसमें उसको बढ़िया से तैयारी हो पाए? एक विद्यार्थी रियल में यदि कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो मेरा ऐसा मानना है कि 60 से 70 घंटे काफी होते हैं राजस्थान हिस्ट्री के लिए।
और जो मैंने बताया कि बेसिक पोर्शन जो इम्पोर्टेंट है वहाँ ज़्यादा फोकस किया जाए, जहाँ से क्वेश्चन कम आते हैं उस पोर्शन को इग्नोर किया जाए। लेकिन राजपूतानी में हो दूसरा रहा है, विद्यार्थी का ध्यान जा रहा है राजपूत काल पे, तो सारी कहानी तो वही है, राजे रजवाड़ों की लड़ाई तो वही है, इंटरेस्टिंग का। लेकिन क्वेश्चन जो है वो ब्रिटिश एज में है और बच्चा ब्रिटिश एज फोकस नहीं कर रहा है क्योंकि वह डाटा है और बच्चे को डाटा नहीं चाहिए। लगभग बच्चा कहानी का आनंद ले रहा है बैठ के आराम से, और जब तक कहानी का आनंद लेगा कोर्स उसका कंप्लीट नहीं होगा, उसको डाटा पे आना पड़ेगा। और अगर हम इस तरीके से देखें, जो मुझे आपकी बात सुन के समझ में आ रहा है और आपका जो अनुभव है कि यानी इस राजस्थान जीके में भी एक मैकेनिज्म है, अगर उसको फॉलो किया जाए तो अच्छा स्कोर किया जा सकता बिल्कुल किया जा सकता है ना। और हम अपने क्लासेज में भी एक बात हमेशा कहते हैं कि जो कंपटीशन होता है वो एक किस्म का दलदल होता है, बिल्कुल से, और अगर उसमें कोई बहुत गहराई में उतर गया तो फिर उसे पार कर पाना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल से। समझदार वो है जो थोड़ी सी रणनीति पकड़े और ऊपर ऊपर से निकलता चले। नहीं, हम इसको ऐसे कह सकते हैं, आज पढ़ते सभी हैं। आज हम राजस्थान कंपटीशन की बात करें तो हम ये कह सकते हैं क्या पढ़ना है नॉट इम्पोर्टेंट, क्या छोड़ना है ये इम्पोर्टेंट हो गया है। जैसा आपने कहा कहानियों में बहुत कहानियों से दूर जाना पड़ेगा, डाटा पे आना पड़ेगा, नहीं तो राजस्थान हिस्ट्री कल्चर में तो कहानियां चलती हैं। मैं रील देखना शुरू करता हूँ, लगातार वीडियो आती है, आनंद आता रहता है, आनंद आता है। वही चीज है, साला से लेके जीजा से सब तरह की कहानी चलती है। बेहतरीन से सर जी। और अभी अगर हम करंट की बात करें तो सर इस समय कौन कौन से एग्जाम राजस्थान में आने वाले हैं अभी? देखिए, राजस्थान में भी हम हालिया बात करें तो मई में आपका पटवार एग्जाम होना है। ये पटवार को ना पटवारी जो हरियाणा में बाकी जगह पटवारी होता है, हाँ वही पटवारी, कोई पटवार भर्ती परीक्षा बोला जाता है राजस्थान में। इसके अलावा आपका जुलाई में एग्जाम होना है ग्राम विकास अधिकारी से, वीडियो बोलते हैं हम, ठीक है। उसके बाद सितंबर में एग्जाम होना है आपका जो चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा का है, और सितंबर में एग्जाम होना है शिक्षक भर्ती सेकंड ग्रेड का। जनवरी 2026 में एग्जाम होना है तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा। एक सर मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि जैसे अगर हम अपनी एसएससी की बात करें जी, तो एसएससी में लगभग ऐसा होता है कि अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रट लें जीएस में जी, तो लगभग एक मोटा मोटी नजर हो जाती है कि 30% सवाल आपके वहीं आ जाते हैं जो पीछे सवाल है। हाँ, तो राजस्थान में जो ये एग्जाम हो रहे हैं इनमें ऐसा रोल है PYQ का, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का? बिल्कुल उसका रोल होता है, लेकिन जैसे आपने कहा कि 30%, वो 30 से 35 तक उस क्वेश्चन से जुड़ा हुआ डाटा समझना पड़ेगा। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं और एक क्वेश्चन अपने आप में 10 क्वेश्चन छोड़ के चलता है। वो 10 क्वेश्चन यदि कवर कर लिए जाते हैं तो विद्यार्थी 70 to 80 जा सकता है आराम से। अच्छा सर, एक चीज मुझे जवाब देना कि अभी जो करंट में एग्जाम आने वाले हैं जी, जैसे मुझे पता है कि एक पटवार का एग्जाम आने वाला है, तो ऐसे जो एग्जाम आ रहे हैं उनके लिए आप लोगों की यूट्यूब पे क्या प्लानिंग है? जो यूट्यूब चैनल है कैरियरवेल राजस्थान, जी सर, तो उस पे क्या प्लानिंग है? क्या आप फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं कि एग्जाम से पहले, जैसे हम लोग अपने एसएससी में करते हैं ये काम या बाकी एग्जाम में करते हैं, तो आप लोगों की क्या प्लानिंग है, एक बार उसे भी बताना सर। एक तो क्या कि जैसे भी राजस्थान में हाल ही में एग्जाम होना है जेल प्रहरी का, पटवार का, चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा का और वीडियो का, एक सीरीज हम शुरू कर चुके हैं सफलता सीरीज के नाम से। किस चीज के लिए सर? वो जो बेसिक जेल प्रहरी और आपके चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के लिए है। अच्छा, ये अभी पेपर होने जो वाला? हाँ, अभी एग्जाम होने हैं। और दूसरा जो भी पटवार एग्जाम होने वाला है हमारा मई में, उसको लेकर हम 10 अप्रैल को एक जुनून सीरीज शुरू कर रहे हैं, जो 30 दिन 30 मैराथन रखेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट और कंप्लीट क्वेश्चन, तो उसमें सारे सब्जेक्टों की रखें, सभी सब्जेक्टों का कंप्लीट। बिल्कुल नाइस सर। अब मिलवाते हैं आपको कृष्ण गोदारा जी से, जो सर हैं वो हैं शेखावटी इलाके से, और आप जानते हैं कि पूरे भारत में राजस्थान में एक इकलौता ऐसा क्षेत्र है जिसको हर आदमी बहुत सम्मान की दृष्टि से देखता है और बहुत सर ऊंचा करके, माथा ऊंचा करके बोलता है, बहुत इज्जत से बोलता है शेखावटी। तो गोदारा जी आपका स्वागत है। सबसे पहले ये जो शेखावटी इलाका है ये इतना फेमस क्यों हो रहा है? सर शेखावटी 2 चीज़ों से फेमस है अभी। एक तो आपने बताया कि शेखावटी से है, तो शेखावटी में हर घर के अंदर आपको एक सैनिक मिल जाएगा। हर घर में जितने भी अब तक शहीद हुए हैं, प्रत्येक गांव में एक शहीद नाम मिल जाएगा। अच्छा जी। जी, दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि शेखावटी अभी एजुकेशन का हब बन चुका। इसमें कोई दो किसी भी तरीके की, किसी भी प्रकार की यदि आपको एजुकेशन लेनी हो, चाहे वो डिफेंस से संबंधित हो, चाहे वो कंपटीशन से संबंधित हो, चाहे वो किसी भी लाइन की हो, चाहे IIT हो, PMT,
तो सारी सुविधा आपको वहीं मिले शेखावाटी जी। तो सबसे बड़ा डेवलपमेंट जो हो रहा है शेखावाटी में वो एजुकेशन की वजह से हो रहा है जी। और हम इस शहीदों के नाम पे तो हम सिक्योरिटी को बहुत पहले से देख रहे हैं मीडिया में और इस तरीके से जान ही रहे हैं सिक्योरिटी को। अच्छा सर, मुझे एक चीज़ ये बताना है गोदारा जी कि जैसा आपने मुझे पगड़ी बनाई राजस्थानी जी, तो आप लोगों के मैं जब भी देखता हूँ तो हर सम्मान में पगड़ी पहनाई जाती है, तो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही होती है ये पगड़ी? सर पगड़ी मैं अपन बताऊं तो पगड़ी पुरुषा के माए एक प्रतिष्ठा को प्रतीक है। पगड़ी के लिए राजस्थानी में कहावत है क्या कि हमारी पगड़ी की लाज राख जो। क्या कहने का मतलब ये है सर कि पगड़ी है ना, वो इतना प्रतिष्ठा है कि यदि कोई आदमी की पगड़ी नीचे भी गिर गई और यदि खुले सिर यदि बड़े आदमी के सामने चले गए पगड़ी बिना, तो उसका अपमान माना जाता है। पगड़ी सम्मान का प्रतीक है। पगड़ी पुरुषों के अंदर शेखावाटी नहीं पूरे राजस्थान में, और यहाँ तक कि अलग अलग अवसरों पर अलग अलग पगड़ी का प्रचलन है। अच्छा अपन मैं बताऊं कि दशहरे के अवसर पर एक मदील पगड़ी चाला है। अच्छा अपन मैं बताऊं कि विवाह का अवसर पर शादी ब्याह हुआ है भी अवसर पर आपने एक मोठड़ा की पगड़ी चाला है। मोठड़ा एक पगड़ी को प्रकार है। बहुत बढ़िया। अपन मैं बताऊं कि श्रावण जो महीनो है, श्रावण महीना में अपने बारिश हो और उस समय राजस्थान, पूरा राजस्थान, मैं एक क्षेत्र की विशेष बात नहीं कर रही हूँ, पूरा राजस्थान के अंदर एक लहरिया पगड़ी है। लहरिया जी। तो ये पगड़ी पहनते क्यों है सर राजस्थान में इतनी ज्यादा? पगड़ी मैं कह रहा हूं प्राचीन काल से, कई सालों से, रियासत काल से ही पगड़ी है, वो प्रचलित है और प्रतिष्ठा है। नहीं, प्रचलित है, प्रतिष्ठा है, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, लेकिन इसको जैसे ये प्रतिष्ठा देखो, जैसे किसी भी जगह पे कोई प्रतिष्ठा बनती है, जैसे हम अगर सूर्य को पानी देते हैं तो उसके पीछे भी हमारे पूर्वजों ने कोई साइंटिफिक रीजन सोचा है ना। हम व्रत रखते थे, फास्ट रखते थे, तो उसके पीछे भी कोई साइंटिफिक रीजन था। तो ऐसा क्या हुआ कि राजस्थान के लोगों ने पगड़ी रखी और हरियाणा या पंजाब के लोगों ने दूसरे तरीके की पगड़ी रखी, हरियाणा के लोगों ने या दिल्ली के लोगों ने पगड़ी नहीं पहनी, राजस्थान के लोगों ने पगड़ी पहनी। अपन एक कहावत सुनी होगी कि कमर कस लेना, सुनिए, कमर कस लेना मतलब तैयार हो जाना। राजस्थान शुरू से वीरों की धरती है और शुरू से वीरता के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल। पगड़ी पुरुषों के माए इलिए है कि मैं तैयार हाँ। अच्छा, मैं युद्ध के लिए भी तैयार हूँ, मैं यदि कोई कार्य कर रहा हूँ के लिए भी हमेशा हमेशा के लिए तैयार हूँ। इसलिए कई क्षेत्रों का माँ तो यदि लड़का जगह है, जवान है, वह पगड़ी भी न बेरे तो तोलियो जरूर बांधेड़ा थाने मिलेगा। हाँ बिल्कुल सर। तो यह एक विशेषता रही है पगड़ी को, मतलब हुआ कि हम तैयार हैं, हर चीज तैयार है। अच्छा, तो गोदारा जी आप क्यों नहीं पहनते पगड़ी? और आपका मतलब है कि जो नई एज के बच्चे हैं वो नहीं पहनते, जैसे बुजुर्गों को देखेंगे तो वो हमेशा पगड़ी पहने रहते हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं भी पगड़ी पहनता हूँ। अभी राजस्थान न्यूज पे मैंने पगड़ी पहनी, और इसी कैरियर विल राजस्थान जो अपना चैनल है, इस पे मैंने पूरा जो यूट्यूब पढ़ाया है वो पगड़ी पहन के पढ़ाया है सर, और मैंने उस समय भी पगड़ी के बारे में खूब ढंग से बताया। अच्छा, तो गोदारा साहब मुझे ये बताना कि राजस्थान में इतनी सारी भाषाएं हैं जी, जैसे थोड़ी थोड़ी दूर बदलते जाते हैं तो भाषाएं बदलती चली जाती है, और कुछ भाषाएं तो ऐसी हैं जो हिंदी से बिल्कुल ही अलग है, हिंदी भाषी को समझ में नहीं आएगी। तो मेरे दो सवाल आपसे, पहला सवाल तो ये कि राजस्थान में भाषाएं कितनी हैं जी, दूसरा सवाल ये कि राजस्थान जो है वो राजभाषा है या प्रांतीय भाषा क्या है, इसको एक बार मुझे एक्सप्लेन करना जी। अपना राजस्थान में कहावत है कि कोस कोस बदला पानी, चार कोस बदला वाणी, यानी हर थोड़ी थोड़ी दूरी के बाद में अपना वाणी चेंज हुआ है, यानी भाषा को परिवर्तन है। और जो राजस्थान में की कि कोस कोस बदले पानी, पर राजस्थान में तो पानी है ही नहीं, बदले कहाँ से? नहीं, कहावत है और पानी भी है, ऐसी बात नहीं है, पानी। तो सर राजस्थानी भाषा की आप बात कराओ तो राजस्थानी भाषा है, ये राजस्थानी भाषा अपनी अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से बटे दिया। मैं जी बात करूं कि डूंगरपुर बांसवाड़ा को क्षेत्र है, एक वागड़ी भाषा चला। आप पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ी, ये मारवाड़ी के अलावा छोटा छोटा क्षेत्र का छोटी छोटी अलग अलग बोलियां चलता, जिन्हें आप बोलते हैं उपबोलियां। जी मैं बात करूं तो बीकानेर में थली चाल है, जी मैं बात करूं तो जालोर में गोडवाड़ी चाल है, जी मैं बात करूं तो सिरोही में देवड़ा वाटी चाल है। इसके बाद में आप पूर्वी राजस्थान की बात करें तो पूर्वी राजस्थान की भी भाषा दो भागों में बटेगी है। एक तो हाड़ौती का क्षेत्र के माए आपने चल है हाड़ौती, या कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ क्षेत्र होगा। एक आपने मत्स्य वाला क्षेत्र का माँ चल है मेवाती, जी का माए अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर वाला क्षेत्र होगा।
कहने को मतलब है कि राजस्थानी भाषा है एक बोलियां खूब सारी है, लेकिन बड़ी विडंबना की बात आ है कि राजस्थानी भाषा ने आज भी संवैधानिक मान्यता प्राप्त को नहीं। आपने एक नेता होया जेनाने व्यास, जका जोधपुर का रहने वाला, और ए जेनाने व्यास जी है, ए पहली बार प्रयास करियो कि राजस्थानी भाषा है इन प्रांतीय भाषा को दर्जो मिला, और मिलियो भी। अच्छा, प्रांतीय भाषा को तो दर्जो मिलियो, राजस्थानी भाषा के लिए एक किताब भी लिखी है, राजस्थानी भाषा क्या, क्यों, क्यों नहीं। लेकिन भी के बावजूद राजस्थानी भाषा ने संवैधानिक मान्यता नहीं मिल पाई, राजभाषा का दर्जा को नहीं मिली। इको पीछे और भी कारण। इसके बाद में एक नेता अपना और होया हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय है, वे भी राजभाषा को दर्जो दिलावा के लिए प्रयास करियो, लेकिन जी टेम आपने राजस्थान को एकीकरण हो रही, और राजस्थान का एकीकरण के माए आपनो सिरोही को जो कुछ क्षेत्र है, इस सिरोही का क्षेत्र ने ऐसा माना जाए कि सिरोही का क्षेत्र ने बॉम्बे प्रांत में मिला दियो। कहने को मतलब है कि सिरोही एक यहाँ को क्षेत्र है, डेवलप क्षेत्र है, जगह हम खूब सारा मंदिर है, खूब सारा विदेशी पर्यटक आवे। अब यदि वो आमदनी को क्षेत्र है और बिन यदि गुजरात में मिला दियो तो बिकली विवाद चल रही। हालांकि पटेल जी अठे थोड़ा दिमाग लगा के कह रहे हो कि पटेल जी आधो सिरोही तो मिला दियो राजस्थान, और आधो सिरोही मिलायो अपना छठा चरण, जिसको नाम है राजस्थान संघ, जो 26 जनवरी 1950 में आबू देलवाड़ा ने छोड़ की। जबकि वो कौन पतो कि आबू देलवाड़ा ही तो सिरोही का मेन भाग है। बाद में आपने 7वां चरण में आबू देलवाड़ा भी मिला। कहने को मतलब है राजभाषा वाली बात तो दबगी, और सिरोही का जो विलय है वह ज्यादा उठ गई। इसके बाद में सरकार खूब बनी, खूब आई, राजस्थानी भाषा के लिए 1-2 बार प्रयास भी किया गया, लेकिन आज तक तो साहब राजस्थानी भाषा दर्जो मिलो को नहीं। और 200 विधायक आपने विधानसभा राजस्थान में चुन की जाए, राजस्थानी भाषा के हमारे वोट मांगे, लेकिन भी के बावजूद भी शपथ जगह ले रहा है, धीम ले रहा है। यूं बड़ी विडंबना की बात आपने की उसके। आपने कन्हैयालाल सेठिया जी होया, और कन्हैयालाल सेठिया जी ने राजस्थानी भाषा के लिए किताब लिखी, हेलो माइड भाषा रो, और एक उनको बहुत प्रसिद्ध हुआ है कि ना नी होवे धड़ बिना सिर दी पहचान, और भाषा बिना क्या रो राजस्थान। मतलब कि बिना धड़ के किसी व्यक्ति का पहचान नहीं होती, बिना सिर के किसी व्यक्ति की धड़ की पहचान कैसे हो सकती है? सच बात है। और बिना भाषा के राजस्थान क्या है? तो प्रयास तो खूब किया गया, खूब अपना इतिहासकार लिखा गया, लेकिन सरकार एक बार 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 बहाना बढ़ा रही है कि राजस्थानी भाषा को शब्दकोश को नहीं, राजस्थानी भाषा में दर्जो द्या तो की को द्या, पश्चिमी द्या, पूर्वी द्या, लेकिन बन ओ कोनी पतो कि सीताराम लालस एक व्यक्ति हुआ जगह आपने राजस्थानी भाषा पर 2 लाख श्लोक लिखी गया, और राजस्थानी भाषा शब्दकोश पुस्तक लिखी गया। अरे वाह। अच्छा, तो अब इसमें राजस्थानी जो आर्ट एंड कल्चर है जी, इस सभी कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम चल रहे हैं, इनमें क्या इनका वेटेज आ रहा है? राजस्थानी कल्चर की अपन बात करा तो आरपीसी की सर ये कि कोई भी आपने एग्जाम को नहीं, चाहे बार राजस्थान की छोटी से छोटी भर्ती उठा लो, बड़ी से बड़ी उठा लो। मैं नॉर्मल 2-4 नाम ले दूं। छोटी से छोटी मान लो बीएसटीसी, राजस्थान पुलिस, जेल प्रहरी, इसके अलावा पटवार, वीडियो, कोई भी एग्जाम, 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड, 1st ग्रेड, इसके अलावा आरपीएससी की कोई भी संबंधित आरएस तक की एग्जाम है, कोई भी राजस्थान संबंधित यदि बढ़ती है तो भी राजस्थान की कला एवं संस्कृति को वेटेज हमेशा ज्यादा रही हो। पहली 2015 से पहले क्या होता कि राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर को, हिस्ट्री को वेटेज बहुत ज्यादा था। अब वर्तमान के अंदर यदि मैं बताने बताऊं कि 20 क्वेश्चन राजस्थान का आ रहा है, राजस्थानी हिस्ट्री और कल्चर से संबंधित, तो बामू 12-13 क्वेश्चन कल्चर का, यानी 60 से 70% वेटेज है वो राजस्थानी कल्चर को है। और जो ये राजस्थानी कल्चर की क्वेश्चन आते हैं, ये कुछ फिक्स टाइप से हैं या हिस्ट्री की तरह बहुत गहराई में उतरना पड़ता है ये समझने के लिए? राजस्थानी कल्चर जबकि कल्चर आप दैनिक जीवन में जी रहा बाई कल्चर है, बई जगह मेला त्योहार आप मनाता आ रहा, बई पढ़ना है, बस पढ़ना बंद थोड़ी क्रम हिसाब से सिक्वेंस से पढ़ना है, और इसके अलावा और कुछ भी को नहीं है। बई चीज़ा पढ़नी है जगह अपना बड़का है जगह पोशाक पहनता आ रहा है, बई चीज़ा पढ़नी है जगह अपनी माता बहना कपड़ा पहन दी है, वस्त्र पहन दिया, आभूषण पहन दी है, बई चीज़ा पढ़नी है जबकि आप परंपरागत रीति रिवाज मनाता आ रहा। इसके अलावा कुछ भी को नहीं। लोगों ने लग गया कि कल्चर बहुत दोहरी है, कल्चर पढ़ के तो देखो कल्चर का माँ रंग जैसो। इसलिए राजस्थानी कल्चर का बारे में की हो जाए कि राजस्थान के लिए एक बात कही जाती है कि सोनेरी धरती अठे चांदीरो आसमान, सोनेरी धरती अठे चांदीरो आसमान, और रंग रंगीलो प्यारो हमारो राजस्थान। बरले। तो मेरे बच्चे आप स्वागत करते हैं कुलदीप जादव सर का। और सर जो है वो ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, और खासकर ज्योग्राफी के जो टीचर होते हैं उनमें बहुत अच्छी खास आदत होती है क्या कि चीज़ों को समझने का जो नज़रिया होता है ना वो बहुत गहराई में होता है, और हर चीज़ के पीछे
तर्क ढूंढते हैं, और तर्क ढूंढने के पीछे कारण ये है कि जैसा मेरी सबसे थोड़ी देर पहले बात होती तो सबने मुझे बताया कि ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है वो कहीं ना कहीं साइंस से ही निकाला हुआ सब्जेक्ट है। तो और साइंस है तो हर चीज में तर्क है। तो सर एक बहुत मतलब अनसुलझी पहेली हमें बोला जाता है कि 56 का मैदान, 56 की पहाड़ी और 56 का पर्वत, कहानी क्या है? सर इसकी बेसिक जो कहानी है सर वो अपने दक्षिण राजस्थान से जुड़ती है। दक्षिण राजस्थान में सर अपने बांसवाड़ा एक जिला है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। तो सर वहां पर एक नदी बहती है जिसको कहते हैं माही नदी। अच्छा। अब माही नदी सर जब बांसवाड़ा में बहती है, दक्षिण में बहती है, और सर वो आदिवासी क्षेत्र है। अब वो जब माही नदी बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में बहती है तो वहां पर सर आदिवासियों ने गांव के समूह बना रखे हैं, और उन गांव के समूह को की संख्या 56 है। तो वो लोग जो आदिवासी लोग हैं उनके गांव का जो समूह है वो उस माही नदी से अपने जीवन को चलाते हैं, खेती करते हैं, सिंचाई करते हैं। तो जिस मैदान पर, जिस क्षेत्र पर वो आदिवासी लोग रहते हैं, उस बांसवाड़ा क्षेत्र में, उस प्रतापगढ़ क्षेत्र में, उस पूरे एरिया को कहते हैं 56 का मैदान। 56 का मैदान जी, ये एक मैदानी क्षेत्र है सर, जो कि राजस्थान के बांसवाड़ा से जुड़ा हुआ है, आदिवासी एरिया से। और माही नदी यहाँ की मेन नदी है, गंगा के रूप में जानी जाती है सर। ये इस माही नदी को सर आदिवासियों की गंगा कहते हैं, इतनी पवित्र नदी मानी जाती है दक्षिण अपने राजस्थान की। यही शब्द अगर एक शब्द और जुड़े जो कि राजस्थान के भूगोल में सर थोड़ा सा ये है कि शब्दों का बड़ा उलटफेर किया गया है। जैसे अभी एक प्रश्न यहाँ ये बन सकता है कि 56 का मैदान तो 56 की पहाड़ी, तो क्या 56 की पहाड़ी भी वहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगी। 56 की पहाड़ी पश्चिम राजस्थान में एक जिला बना है नया। सर राजस्थान में जिलों में बड़ा उलटफेर हुआ है। सरकार ने बच्चों के दिमागों को यूं घुमा दिया। तो सर पश्चिम राजस्थान में एक जिला बना और उस जिले का नाम है बालोतरा। और उस बालोतरा जिले में जो पहाड़ियां हैं उन पहाड़ियों की संख्या है 56। तो उन पहाड़ी वाले क्षेत्र को कहते हैं 56 की पहाड़ियां। तो 56 की पहाड़ी तो अपने बालोतरा क्षेत्र में हो गई, और जो अपने आदिवासी लोग रहते हैं, भाई लोग रहते हैं, वो अपने कहां चले गए? मैदान में, 56 के मैदान में। अब यहां पर एक कंफ्यूजन क्रिएट और हो गया कि सर ये 56 का पर्वत क्या है? तो 56 का पर्वत एक हमारे मेवाड़ में एक जिला पड़ता है, उदयपुर। और उस उदयपुर वाले जो एरिया है उसमें ऐसे छोटे छोटे पर्वतों की श्रृंखला है, एक क्रम है। तो फिर बच्चा ये भी कह सकता है कि सर जरा ये बताओ कि आपने यहाँ पर इसको 56 का पर्वत क्यों बोला, पहाड़ी क्यों नहीं बोल दिया? बिल्कुल। तो फिर यहाँ पर उसको समझाना पड़ेगा बच्चा कि 56 का जो पर्वत है, जो पर्वत शब्द है वो अलग होता है और पहाड़ी वो अलग होती है। अच्छा सर, एक इसी सवाल में जवाब देना, पर्वत, पहाड़ और पठार जी अंतर क्या है? सर पर्वत, पहाड़ और जो पठार है इसमें जो बेसिक अंतर अगर हम देखें तो इसको आप एक बहुत अच्छे उदाहरण से समझा सकते हो। जैसे किसी बच्चे ने प्रश्न पूछा कि सर पर्वत क्या है, पठार क्या है, पहाड़ी क्या है, तो आप उससे बोलो कि एक नीम की डंडी लेकर आ, तो वो तो डर जाएगा, वो कहेगा कि अब तो सर मारेंगे, मैंने गलत सवाल पूछ लिया। तो वो नीम की डंडी लेकर आया कैसे ना कैसे, क्योंकि गुरु है तो बात तो मानेगा। अब नीम की डंडी को आप सीधा कर दोगे बिल्कुल यूं, तो आप बोलोगे कि बेटा क्या कैसा है ये, तो आप बोलोगे सर सीधा, तो आप बोलोगे बेटा ऐसा होता है मैदान, मैदान में ढाल नहीं होता। ठीक है। अगर इसको मोड़ दोगे, धनुष जैसा बना दोगे, इसका मतलब उसमें ढाल कम है, तो सर वो होता है पठार। अच्छा, इसका मतलब क्या समझे सर? बच्चों को हम किस तरह से इसको प्रस्तुत करेंगे कि धरातल से थोड़ा सा ऊंचा, मैदान से ऊंचा, जिसमें ढाल कम है, वो पठार होगा, यानी प्लेट्यू। जैसे हमारा पेनिसुला जो प्लेट्यू है साउथ का, दक्षिण भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है, इसका मतलब ढाल कम है वो। और पर्वत, तो पर्वत का उसी जो छड़ी को, डंडी को, जो आपने पहले मैदान बनाया, थोड़ा मोड़ा, पठार बनाया और मोड़ दोगे तो टूटेगी तो वो यूं हो जाएगी, इसका मतलब चोटी बन जाएगी। इसका मतलब ये हो जाएगा तीव्र ढाल। क्या बन गया? तीव्र ढाल, तेज ढाल, तो सर वो पहाड़ी हो जाएगी। अच्छा, तो पहाड़ी जिसमें ढाल तेज है, पठार जिसमें ढाल धीमा है, और मैदान जिसमें ढाल बिल्कुल भी नाम मात्र का। पर्वत शब्द क्या हुआ सर? सर पर्वत का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर जो होगा, यानी इसको जो भौगोलिक जो शब्दावली में बताया गया है कि धरातल से 600 मीटर से ऊंचा, अच्छा, धरातल से 600 मीटर से ऊंची अगर तीव्र ढाल होगा तो वो पर्वत होगा।
और अगर उससे नीचे होगा तो पहाड़ होगा। अच्छा, ये मेरे को पहली बार पता चला, पर्वत और पहाड़ का। जी सर। अच्छा, दोनों में तेज ढाल होता है? ढाल दोनों में तेज होता है, बस अंतर ऊंचाई का होता है। इसलिए हिमालय पर्वत बोला जाता है, हिमालय पहाड़ नहीं बोला जाता। जैसे अलवर में सर एक किला है जिसका नाम है बाला किला, है ना, उसको बालागढ़ भी कहते हैं। वो हमारे राजस्थान के 52 गढ़ों का प्यारा सा लाडला गढ़ है। तो वो सर जो बालागढ़ है ना, वो एक छिटंकी की पहाड़ी पर है। इसका मतलब वो छिटंकी की पहाड़ी जो है वो 600 मीटर से नीचे का क्षेत्र है। तो वो पहाड़ी 600 मीटर से नीचे हो गया, तो उसको अपन छिटंकी का पर्वत नहीं कह सकते। कुल मिलाकर बात ऐसी। अच्छा सर, इस सवाल का जवाब बोल देगा मुझे कि राजस्थान में जो मुख्य भोजन है वो क्या रहा है शुरुआत से? क्या जो राजस्थानी पहले के लोग थे वो क्या मांस मछली खाते थे, या देसी खाना रहता था? और देसी खाना रहता था अनाज वगैरह का, तो क्या राजस्थान में उस समय पैदावार होती थी जब पानी भी नहीं था? सर राजस्थान एक ऐसा क्षेत्र है जो मरुस्थलीय रूप में जाना जाता है। पानी की कमी है, इसलिए कमी है सर पानी की, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो अरावली हमारा पर्वत है उसके समांतर जाता है हमारा मानसून। तो जब मानसून समांतर निकलता है, इसका मतलब रुकावट नहीं है, रुकावट नहीं है तो वर्षा नहीं है, वर्षा नहीं है तो खेती नहीं है। क्योंकि खेती किससे होती है? खेती तो वर्षा से ही होती है। किसान खेतों की जुताई कर देगा और यूं आसमान की तरफ देखेगा। बरसात हो गई तो खेती हो जाएगी, और बरसात नहीं हो तो खेती नहीं होगी। अब साहब खेती नहीं होगी तो गेहूं तो उगा नहीं सकता, चावल तो उगा नहीं सकता, पेट तो भरना पड़ेगा। अब पेट भरना पड़ेगा तो वो उगाएगा ऐसी फसल जो पानी कम ले, जो कि कम पानी में पैदा होगी, और वो होती है हमारी बाजरा, चना, चूरू। ऐसे बच्चों को इस तरह से आप याद करा सकते हो, चना चूरू में उत्पादन होगा चने का। तो बाजरे की फसल ज्यादा होती है राजस्थान के संदर्भ में, बाजरे की रोटी। पश्चिम राजस्थान का जो क्षेत्र है वो कृषि की दृष्टि से थोड़ा सा नगण्य है, तो ऐसी फसलों को थोड़ा पैदा किया जाता है जो कि कम। और कौन कौन सी फसलें सर राजस्थान में जो पहले होती थी? अभी तो जैसे मान लो कई जगह पे पानी पहुंचा है जी, जो शुरुआत में राजस्थान में जैसे एक चना हो गया जी, एक बाजरा हो गया जी, और सर इसके अलावा जैसे बाजरा जो हुआ वो बरसात के मौसम में होता है जी, और चना जो हुआ ये सर्दी के मौसम में जी, सर्दी में। ये दो ही मुख्य फसलें थी, कुछ और भी थी? सर और भी थी, जैसे ज्वार है, ज्वार होती थी। इसके अलावा दक्षिण राजस्थान के जो आदिवासी लोग हैं, मक्का, चित्तौड़गढ़ का जो क्षेत्र है, उदयपुर का, मक्के की रोटियां खाते थे। आज भी बहुत प्रचलन है पूरे राजस्थान में, अलग अलग क्षेत्र में। कहीं बाजरा है, कहीं एक गोचनी, जिसे गोचनी कहते हैं, कई सारे अनाजों को मिलाकर बनाया जाता है। बहुत ही शानदार, जो एक ताकत देता है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ दिनेश सर से, जो पॉलिटी पढ़ाते हैं और बहुत प्रख्यात अध्यापक हैं और बहुत सालों से पढ़ाने लग रहे हैं। आइए इनसे मिलते हैं और इनके एक्सपीरियंस के बारे में जानते हैं चीज़ों का। सर सबसे पहले तो ये बताना कि आप पॉलिटी कब से पढ़ाने लग रहे हैं इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम? मैं कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में सब 2013 से राज्य व्यवस्था दे रहा हूँ, लिख रहा हूँ, और लंबे समय से जो मैं महसूस कर रहा हूँ कि जो राज व्यवस्था जो है उसमें जो टर्मिनोलॉजी का मेन रोल रहता है। कि क्वेश्चन जो होता है कि एक शब्द होता है, उस क्वेश्चन में वो शब्द ही आंसर चेंज कर देता है। जैसे कि भारतीय संविधान में अनुसूची 9 जो शेड्यूल 9 है, वो उसको कब जोड़ा गया, और क्वेश्चन आता है कि इसको कब पूर्व स्थापित किया गया। पूर्व स्थापित किया। यस। अब बच्चा जो है वो उसको समझ नहीं पाता है। बच्चा कब जोड़ा गया उसको तो बता देगा उसका आंसर, लेकिन पूर्व स्थापित किया गया ऐसा वर्ड आ जाता है, तो वहाँ पर दिक्कत आती है। बच्चा जो है वो क्वेश्चन को समझ नहीं पाता है। या फिर जैसे शेड्यूल 10 की बात करें, अनुसूची 10 की बात करें, तो उसमें क्या है कि 2 बार अमेंडमेंट किए गए। अब जो 2 बार अमेंडमेंट हो रहे हैं उसमें, तो पूर्व स्थापित वर्ड को ये समझता है कि जो सेकेंड टाइम में जो अमेंडमेंट हुआ था उसके बारे में पूछ रहा है यहाँ पे। इस वजह छोटे छोटे शब्दों से भी खेल हो रहा है। शब्दों में पॉलिटी में 100% संभावना रहती है कि टर्मिनोलॉजी की वजह से क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग होता है बच्चे का। अच्छा, जब हम पढ़ते थे सर तो बहुत कम पढ़ी हमने पॉलिटी, लेकिन मैं भी एक्साइज इंस्पेक्टर लगा तो थोड़ी बहुत पढ़ी मैंने। तो पॉलिटी सिर्फ रटने की चीज है कि उसमें कुछ लॉजिक भी है? कॉन्सेप्ट काम करता है इसमें सर। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट काम करता है।
हाँ, जैसे छोटे एग्ज़ाम जो होते हैं उसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है, बट जो बड़े एग्ज़ाम हैं जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है या सिविल है, उन एग्ज़ामों में जो पूछा जाता है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। बट छोटे एग्ज़ाम जैसे अगर हम अभी बात करें 4th ग्रेड का हमारा जो बैच चल रहा है उससे बात करें तो उसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ज़्यादा आती है। और विशेष करके हम राजस्थान की बात करें तो भी राजस्थान में थोड़ा सा एक ट्रेंड चेंज हुआ है। उसमें राजस्थान की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। अच्छा, राजस्थान स्पेशल ज्यादा राजस्थान स्पेशल ज़्यादा आते हैं और उसमें भी बेसिकली जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो पूछी जाती है। और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन में भी बहुत जैसे डीपली पूछा जाता है कि जैसे राजस्थान के सीएम के बारे में पूछ लिया जाता है। अब सीएम जैसे अभी तक जो हम कहें कि पहले क्वेश्चन ये पूछा जा रहा था कि एक ट्रेडिशनल की पहला जो सीएम, फर्स्ट सीएम जो बने वो कौन बने हैं या मनोनीत जो हुए, नॉमिनेट किया गया या फिर जो निर्वाचित हुए वो कौन हुए। बट अब इस टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में जैसे सर्वाधिक कार्यकाल जो रहा, जो टेन्योर रहा, वो कौन कौन से सीएम का रहा, कितने ऐसे सीएम हुए जिन्होंने 3 बार या 4 बार जो ओथ लिए, शपथ ली है, ऐसे कौन के जो सीएम होता है उसका टाइम पीरियड पूछा जाता है कि कौन से पहले बताइए उसमें कि ऑर्डिनल में इसका बताइए, क्रम से बताइए कि कौन से सीएम जो कहले वो सबसे ज्यादा सीएम कौन रहा है सब जगह? सबसे ज्यादा सर मोहनदास सुखाड़िया। और दूसरे नंबर पे? दूसरे नंबर पे जैसे हम कह सकते हैं कि वो अशोक गहलोत। यस, उनका जो टेन्योर है वो 3 टाइम्स रहा है, 3 बार रहा है इनका। और सुखाड़िया का जो रहा है, सुखाड़िया 4 बार इन्होंने शपथ लिए। फर्स्ट जो विधानसभा हुई थी उसी टाइम पीरियड में, पहली विधानसभा में पहली राजस्थान की पहली विधानसभा रही है जिसमें 3 सीएम आए फर्स्ट टाइम पे। जो 1951-52 में जो फर्स्ट इलेक्शन हो रहे उस टाइम पीरियड ने जो लीड कर रहे थे राजस्थान को, जो सीएम थे उस टाइम पे मनोनीत सीएम हुआ करते थे जयनारायण व्यास, और उनके नेतृत्व में ही फर्स्ट इलेक्शन हो रहे थे। बट होता ये है कि जयनारायण व्यास का संबंध जो था वो जोधपुर प्रजामंडल से था। अब जोधपुर प्रजामंडल में जोधपुर जो है वो जिस समय रियासत थी और 1947 फ्रीडम एक्ट आ रहा है, उस टाइम पीरियड में रियासतों को ये छूट दी गई थी कि आप चाहे तो भारत में मिल सकते हैं, पाक में मिल सकते हैं, या फिर आप यथा स्थिति में भी रह सकते हैं सर। और जोधपुर रियासत में हनुवंत सिंह करके राजा हुआ करते थे, तो उनका कहीं न कहीं जिन्ना से और पटेल से दोनों तरफ बात चल रही थी उनका। अच्छा। और कहीं कहीं का जो दबाव था थोड़ा सा, या फिर कह सकते हैं लालच थी जिन्ना की तरफ से दी जा रही थी इनको कि आप पाकिस्तान में आ जाइए और अपना जो है विलय आप पाकिस्तान में करवाइए। और कहा जाता है ऐसा कि एक बार मीटिंग भी हुई थी उनकी अनुबंध। लेकिन ये तो सर ज्यादा सब्जेक्टिव हो जाएगा, लेकिन आपने इतनी डीप नॉलेज बताई, बहुत अच्छा है। अच्छा सर, अभी जो चतुर्थ श्रेणी वाली भर्ती आई, एक तो मुझे पता चला है बहुत पहली बार ये शायद अनाउंस हुई है। ऐसे बिल्कुल सर, है ना। और दूसरा क्या है कि इसमें जब मैं एज लिमिट बच्चों को बता रहा था तो उसमें एक जगह लिखा हुआ था कि जो टीएसपी एरिया हुआ और एक नॉन टीएसपी एरिया हुआ, तो टीएसपी एरिया के लिए मतलब 40 साल की और ऊपर छूट दे रखी है। यस सर। तो क्या अभी भी राजस्थान में ट्राइबल रहते हैं? यस, टीएसटी का मतलब होता है कि ट्राइबल सब प्लान, और उस वो जो क्षेत्र होता है उसमें क्या है कि सर जो सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े जनजाति, विशेष करके क्या है जनजाति वर्ग के जो लोग हैं, जो सामाजिक सोशल और इकोनॉमिकल जो बैकवर्ड हैं, उनके लिए ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यानी पार्लियामेंट के द्वारा ये जो एक प्लान किया जाता है और इनको जो ये रिजर्वेशन दिया जाता है स्पेशली, जिसमें क्या होता है कि नॉन टीएसपी जो नॉन ट्राइबल सब प्लान वहाँ का कोई भी अभ्यर्थी है वो उस एरिया में नहीं आ सकता है। यस सर। उसमें क्या है कि इस भूमिपुत्र साधोपसो भूमिपुत्र की अवधारणा इसमें काम करती है कि वहाँ का जो संसाधन है उस संसाधन पे उसी क्षेत्र का व्यक्ति जो है वो लगेगा उसमें, ताकि उन लोगों का जो सामाजिक और आर्थिक जो विकास हो सके और उनको मुख्य धारा में हम ला सके, ये प्लान होता है। लेकिन अभी जो वैकेंसी में देख रहा था लगभग 5000 पोस्टें हैं इसी अंदर जो टीएसपी एरिया की है। यस। तो जो ये
ट्राइबल वाला जो इलाका है, क्या इसमें इतनी संख्या है अभी राजस्थान में कि 5,000 पोस्टिंग से बनी जाए? बिल्कुल बिल्कुल यस। और सारे डिपार्टमेंट में, इवन ट्राइबल एरिया में नहीं, और मैं बताऊं कि पूरे राजस्थान में जो 4th ग्रेड जो है वो 4th ग्रेड सभी विभागों में। और ये रिस्ट्रक्चर किया है, कैसे किया कि ये फर्स्ट टाइम आई है फोर्थ? नहीं, जहाँ तक पहले होती थी, लेकिन अब लंबे समय से देखा जाए तो कोई पॉसिबिलिटी कोई बढ़ती नहीं हुई है और लंबे समय बाद नहीं बढ़ती। लंबे समय बाद। अच्छा, एक चीज मुझे बताना कि सर जो राजस्थान रिक्रूटमेंट बोर्ड है जिसके थ्रू ये वैकेंसी अलग अलग निकलती है, वैसे कितने रिक्रूटमेंट बोर्ड है राजस्थान में जो अलग अलग लेवल पे सेलेक्ट? राजस्थान में अभी सर जैसे सबऑर्डिनेट जो सबऑर्डिनेट सर्विस सेलेक्शन बोर्ड होगा। यस सर, उसमें पहले जो होता था वो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन जो अजमेर में है, जो RPSC वो करवाते थे एग्ज़ाम। बट अभी जो L10 और उसके नीचे की जो भर्ती है उसके लिए जो है वो राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड जो है उसके माध्यम से ये भर्तियाँ करा। ठीक ठीक। अच्छा सर, आप राजस्थान में हो किस जगह से? बेसिकली मैं बाकी भाषा जो है उसी भाषा में बोल के बताना सर। बेसिकली मैं सर राजस्थान के जो दक्षिणी भाग है उसमें वहाँ से आता हूँ, और वहाँ में वागड़ क्षेत्र, वो क्षेत्र को वागड़ क्षेत्र में थे, जिसमें डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो आते हैं, और वहाँ पे बागड़ी बोली जाती है। थोड़ा बोलना सर, बड़ी सही ले। बागड़ी में बिल्कुल बोलूँगा मैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि क्या कर रही हो, उसको बोलते हैं हूँ करो, हूँ करो। हाँ, ये तो सुना हुआ है। और कैसे हो, खरते हो, क्या क्या खरते हो। कोई कहावत नहीं है सर जैसे बागड़ी में, जैसे और भाषाओं में, जैसे राजस्थान में बोदारा सर ने बताई, कोस कोस पे पानी बदले 4 कोस पे वरना, ऐसी कोई अपनी भाषा का? हाँ बिल्कुल सर, पोदारे हांदो मलियन गोर्धनी हांदो मलियन। नमत बताओ, बहुत है मतलब बताना इसका क्या है सर? मतलब ये है कि जब हम बहुत मेहनत करके, यानी हो दड़े हांदो मलियो, मतलब कहने का मतलब ये है कि हम बहुत मेहनत कर करके और कुछ चीज़ को अचीव कर रहे हैं, और पता चला कि अचीव होने वाला है ये, और फिर आगे गोर्धनी आंदो मलियो, मतलब ये है कि हम जैसे कि कोई चीज़ लेने के लिए कोई यहाँ पे है यहाँ, लेकिन उस व्यक्ति को हम बोल रहे हैं कि वो चीज़ चाहिए हो, लेकिन वो अंधा है तो वो दे ही नहीं पाए हो मेरे को। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि हम जहाँ पहुँच तो गए वहाँ पे, पर फिर भी हमें वो अचीव नहीं जो चाहते थे। यस सर। अच्छा, तो आपकी जो ये भाषा है, इस भाषा को अगर आप जयपुर में बोलोगे तो ये बच्चे थोड़ी समझेंगे इसको सर? नहीं सर, जो हम दक्षिण वाली भाषा, जो बागड़ी भाषा है उसको बोलेंगे समझ नहीं पाएंगे, बट सारे जो स्टेट एग्जाम जो बोले उसमें जो वहाँ पे भीली बोली होती है, जो बागड़ी बोली है वो भीली बोली है। भील जो जनजाति रहती है उनकी बोली है सब भील जनजाति, वो ट्राइबल है क्या, वहाँ पे 75% एबो भील जनजाति समुदाय के लोग रहते हैं वहाँ पे, और वहाँ पर कई सारे ऐसे शब्द चलते हैं जिनको स्टेट एग्जाम में, हर किसी एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन बनता ही है। अच्छा, यस सर। जैसे लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा गया था कि डागला क्या होता है। डागला तो डागला जो होता है वो क्या होता है कि जो हमारी फसल होती है उस फसल को काट के और सूखा के रखा जाता है, तो उसको जहाँ पे ऊपर रखा जाता है उसको बोलते हैं डागला। तो क्वेश्चन ऐसे इस तरीके से आप पूछ ले। लोग का बोलते यस सर। हैं, अपने लान या लाख बोलते हैं, हमारे साइड पैर बोलते हैं। एक होता है अकुडो। अकुडो मतलब अकुडो या कुकड़ू? अकुडो बोला। अकुडो जो पशु होते हैं, उन पशुओं के जो ये खाद वगैरह जो होती है, खाद को इकट्ठा करने के लिए खड्डा बनाया जाता है, उस खड्डे में डेली उस डाला जाता है, उसको बोला जाता है अकुडो बोला जाता है। अकुडो बहुत मिल गया था। थैंक यू सर। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं बात करने जा रहा हूँ साइंस से, विज्ञान से, और अब हम चर्चा करेंगे साइंस के बहुत बेहतरीन टीचर से जिनको बहुत सालों का अनुभव है और बहुत सिलेक्टेड बच्चे इन्होंने दिए हैं जो साइंस की तैयारी इनसे पढ़ते थे, और इनके पढ़ाने के कौशल के दम पे उन बच्चों ने सिलेक्शन लिया। सर, आपका स्वागत है। सर, आपका नाम है शांतनु बिदुड़ी? शांतनु बिदुड़ी। तो बिदुड़ी क्या हुआ सर? ये हमारी कम्युनिटी है तो गुर्जर, तो हमारा गोत्र है बिदुड़ी। जी वाह। अच्छा सर, ये बताना कि जो राजस्थान की जो लोकल एग्जाम है, जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ पटवा की बात कर रहा हूँ, चतुर्थ श्रेणी की बात करने लग रहा हूँ, इसमें साइंस कितनी गहराई में पूछी जाती है
और दूसरा, जो सवाल पूछे जा रहे हैं साइंस से, क्या वो उस बच्चे के लिए जरूरी है कि उसने थोड़ा बहुत साइंस का बेस हो तभी उसे समझ में आएगा, या वो बच्चा भी समझ सकता है जिसने 8वीं 9वीं 10वीं क्लास तक साइंस पढ़ा हो? सर देखो, साइंस का मेरा मानना है कि साइंस इज अ एवरीडे लाइफ। आपका रोजमर्रा का जीवन साइंस से घिरा हुआ है। तो अगर राजस्थान एग्जाम या किसी भी वनडे एग्जाम की बात करते हैं तो साइंस एक जीएस का पोर्सन है, ठीक है। अगर रेलवे को थोड़ा साइड कर दे, क्योंकि रेलवे के एग्जाम है जिनमें स्पेशली जैसे ग्रुप डी में साइंस पूछा जाता है, जैसे आपका राजस्थान का भी ये चतुर्श्रेणी आ रखा है, इसमें स्पेशली 5 नंबर का साइंस अलग से दिया हुआ है, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ वनडे एग्जाम में साइंस एक जीएस का पार्ट है और लगातार साइंस के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब साइंस के क्वेश्चंस में अगर मैं स्पेशली राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में साइंस एक अलग लेवल पर पहुंच जाता है। क्यों पहुंच जाता है? क्योंकि वहाँ पर कंडीशनल चेंज है। अभी जैसे कुलदीप सर ने बताया था कि ज्योग्राफी साइंस का पार्ट है, बिल्कुल। अब अगर ज्योग्राफी को साइंस के साथ लिंक करने की कोशिश करेंगे तो राजस्थान में पूरा थार चला जाएगा, ठीक है। अब राजस्थान की क्लाइमेटिकल कंडीशन अलग है, वहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन अलग है, तो वहाँ पे साइंस एक अलग लेवल पर उठ के आता है। उठ के आने का मतलब ये है कि वहाँ से साइंस आएगा। नॉर्मली हम फिजिक्स बायोलॉजी केमिस्ट्री पढ़ते हैं, जब हम बायोलॉजी पढ़ेंगे तो जो बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं वहाँ पे चीज़ें अलग तरह से पूछी जाएंगी, क्योंकि कुछ ऐसे बायो ऑर्गेनिज्म हैं जो स्पेशली राजस्थान में पाए जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो थार में ही होती हैं। क्योंकि आपने देखा, अब पोखरण हुआ था, भारत का एक बहुत बड़ा परमाणु परीक्षण था, उसके लिए राजस्थान को क्यों चूज किया गया? सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि राजस्थान की मिट्टी के अंदर रेडिएशन बहुत कम स्पीड से फैलता है। कारण सर? कारण ये है कि जो रेत है, सूखी रेत है, वहाँ पर जो उसकी ऑब्जर्वेशन पावर है, अवशोषित करने की क्षमता है, भारत की सभी मिट्टियों से ज़्यादा है, तो उसने रेडिएशन को ऑब्जर्व कर लिया। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पर फर्टिलाइज जो कंडीशन है, जो मिट्टी भुरभरा है या उर्वरा है, नहीं है वहाँ पे, क्योंकि वो रेतली मिट्टी है। तो अगर रेडिएशन फैलता है या कुछ चीज़ें वहाँ पर होती हैं तो वहाँ पर उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। तो राजस्थान के एग्जाम में साइंस राजस्थान से पूछा जाता है, यानी कहीं ना कहीं रिलेट हो जाती है। रिलेट हो जाती है। अच्छा, मैंने एक फिल्म देखी थी सर, पोखरण, आपने शायद देखी हो, जो विवरण की, जिसमें यही सारी कहानी दिखाई गई थी। तो उसमें कहा गया था कि कांदा बोलते हैं मुंबई में और प्याज बोलते हैं महाराष्ट्र, शायद राजस्थान में क्या बोलते हैं सर? प्याज, कांदा ही बोलते हैं। कांदा ही बोलते हैं जी। तो कहते हैं कि कांदा जो खा लेता है तो उससे रेडिएशन कम होता है। हाँ सर, कांदा के अंदर एक मिथाइल आइसोसाइनेट एक केमिकल होता है जो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखता है, और इसीलिए वहाँ पर क्या किया गया था, जब वो पोखरण का परमाणु परीक्षण वहाँ पे किया गया था तो उस पूरे एरिया में प्याज का जो यूज़ था बढ़ा दिया था। प्याज की राजस्थान में खेती बढ़ा दी थी उस साल, क्योंकि अगर प्याज की खेती ज़्यादा करेंगे तो अगर आपके इन्वायरमेंट में थोड़ा बहुत रेडिएशन फैला हुआ है या लोग वो एब्जॉर्ब करेंगे, या लोग प्याज का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं खाने में। इवन अभी जैसे कि इंडिया में क्या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अल्ट्रावायलेट रेज का प्रकोप ज़्यादा बढ़ रहा है, तो पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि ऑनियन ऑयल काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आने लगा है। अच्छा, कारण सर मतलब वो जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है या जो आपका ग्लोबल वार्मिंग है, उन सब से आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। उसके अंदर वो मिथाइल आइसोसाइनेट जो केमिकल है, वो उसके लिए की पॉइंट है। अच्छा, इसलिए प्याज का इस्तेमाल आजकल ज़्यादा हो रहा है जी। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताना है, मैं पर्सनल पूछ रहा हूँ कि जो ये विटामिन डी है जी, ये सब किस समय लेनी चाहिए जो सन से लेते हैं हम डायरेक्ट? सर देखो, विटामिन डी वैसे तो सोलर एनर्जी से मिलता है, बट अगर जैसे मान लिया अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, अभी अप्रैल आ चुका है, तो अगर दोपहर के टाइम में आप विटामिन डी लेंगे तो विटामिन डी क्या होगा कि वो आपका 7 डाइहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर धीरे समझाओ सर थोड़ा। देखो, हमारी स्किन है, स्किन के अंदर एक पिगमेंट होता है मेलानिन। अच्छा, बिल्कुल। मेलानिन जो आपकी स्किन का कलर डिसाइड करता है। अब ये मेलानिन जो है एक प्रकार का कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। अब जब ये सोलर एनर्जी के साथ रिएक्शन करता है तो 7 डाइहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाता है, जो आपकी स्किन के ऊपर बर्निंग इश्यूज क्रिएट करता है। सेम चीज अगर आप बहुत ही सॉफ्ट सोलर लाइट लेते हैं, यानी कि जैसे सुबह की, कहा जाता है कि सुबह को आपको बाहर निकल के घूमना चाहिए, उगते सूर्य को देखना चाहिए, उससे आंखों को फायदा मिलता है। दूसरा, आपकी स्किन में विटामिन डी की फुलफिलनेस हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि उस टाइम जो सोलर एनर्जी है, उस एनर्जी का टेम्परेचर बहुत कम होता है। एनर्जी तो होती है बट वो टेम्परेट कंडीशन में नहीं होती, तो वो क्या है कि आपको मेलानिन के साथ रिएक्शन नहीं करती, मेलानिन उसको अब्जॉर्व कर लेता है। अब जब मेलानिन उसको अब्जॉर्व कर लेगा तो वो आपको विटामिन डी देगी। नाइस। अच्छा सर, एक चीज बताना, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हो इस समय, जी, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप कौन सी ऐसी चीज बताना चाहोगे हेल्थ वाइज जो उनको फ्री में मिल सकती है विटामिन डी के अलावा, और जो उनको कंसंट्रेट करने में ज़्यादा हेल्प करेगी, चीज़ें याद रखने में ज़्यादा मदद करेगी, यानी पढ़ने वाले बच्चे को हेल्प करेगी? वो डाइट में कौन सी चीज़ शामिल करें? सर देखो, डाइट का क्वेश्चन, खासकर राजस्थान के बच्चे से डाइट का क्वेश्चन आपने सही आदमी से किया है, क्योंकि मैं बहुत पहले पहलवान भी था। अच्छा, 2013 कुश्ती में नेशनल भी है मेरा। अरे ब्रिलियंट। तो डाइट में सर देखो, राजस्थान जो है वो अनाजों की भूमि है,
वहाँ पे आपके जो मिक्स मिलेट्स हैं वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, बाजरा है, मक्का है। अब जो भी आपके डाइटिशियन होंगे वो आपको स्प्राउट्स खाने की सलाह देते हैं, जैसे मूंग, चना या मूंगफली वगैरह। तो इनमें अधिकतर की खेती तो आपके राजस्थान में ही होती है, सच बात है। तो डेफिनेटली आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब स्प्राउट जो है वो आपका फाइबर उसमें मिलता है, आपको प्रोटीन उसमें मिलता है, और उसमें आपको जितने भी मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम है या आपका कार्बोहाइड्रेट भी, सब कुछ उसमें मिल जाता है आपको। तो अच्छा, हम उसको स्प्राउट्स करके ही क्यों खाते हैं सर? चने को अगर कोई हम नॉर्मल चना है और उसको भिगो के फिर उसमें स्प्राउट्स हो जाता है तब खाते हैं, तो डिफरेंस क्या हो जाता है? डिफरेंस आता है सर, जो आपकी जो जर्मिनेशन सीड होता है, जर्मिनेटेड सीड होता है, उसके अंदर एक शुगर चेंज हो जाती है। जैसे नॉर्मली आपका जो पाई जाती है वो आपका एक पॉलीसैकेराइड शुगर होती है, लेकिन जब वो माल्टोज होती है, माल्टोज आपका ओलिगोसैकेराइड है। अब जो जर्मिनेटेड सीड होता है उसका जो व्हाइट वाला पार्ट होता है, देसी भाषा में समझाओ इस बात को सर। इस बात को देसी भाषा में, जो अंकुरण होता है, अंकुरण के अंदर जो आपकी कार्बोहाइड्रेट होगी वो इजीली डाइजेस्ट हो जाती है। और दूसरी चीज जो एसिडिटी करता है, नॉर्मली आप अगर उसको बिना भिगोए खाओगे तो पहली बात तो खाना मुश्किल हो जाएगा, कैसे चबाओगे भैया? चना है, सूखे चने को चबाना भारी हो जाएगा, भारी होते हैं तो दांत तोड़ देगा वो, तो एक तो वो सॉफ्ट हो जाएगा, दूसरा उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट का लेवल है वो एक्सचेंज हो जाएगा पॉलीसैकेराइड से डाइसैकेराइड में, या कई बार अगर आप बहुत ज़्यादा उसे भिगो के रख दोगे तो मोनोसैकेराइड में भी कन्वर्ट हो जाता है। उसमें और इम्पैक्ट आएगा, वो इजीली डाइजेस्ट है। क्योंकि सर देखो, हमारी बॉडी के अंदर जो शुगर है वो ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज क्या है? एक तरह का मतलब मोनोसैकेराइड, डायरेक्ट ग्लूकोज जो होती है मोनोसैकेराइड है। अगर आप डायरेक्ट मोनोसैकेराइड ही खाओगे तो इजीली डायरेक्ट ब्लड में ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगी, बट आप उसकी एक पॉलीसैकेराइड चेन यूज़ कर रहे हो तो उसको स्टेप बाय स्टेप उसको ब्रेक डाउन करने में टाइम ज़्यादा लगेगा। मुझे आपसे बात करके बड़ा मजा आ रहा है और मन कर रहा है और सवाल पूछूं। अच्छा सर, ये बताना कि कम उम्र में आजकल लोगों के बाल झड़ रहे हैं। हाँ सर, पर्सनल सवाल पूछ रहे हो? नहीं पता नहीं है। कौन से प्रोटीन की वजह से, कौन से प्रोटीन की कमी से ये हो रहा है? सर देखो, प्रोटीन की कमी का एक्चुअल में क्या है कि हमारे यहाँ पॉल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। स्पेशली मैं तो लंबे टाइम से दिल्ली रहा हूँ, और मुखर्जी नगर की पानी कंडीशन आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। सच बात है। तो इसमें 2-3 चीज़ें इफेक्ट करती हैं। सबसे ज़्यादा तो आपका जो विटामिन है बायोटीन, जिसे विटामिन एच या हेयर विटामिन भी कहा जाता है, जो इंडिया का फूड है सर, हमारी जो मानसिकता है, हम अमेरिका के फूड को कहते हैं कि वो लोग बासी खाना खाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम इंडियन फूड में भी है, क्योंकि हमने अपना ट्रेडिशनल फूड छोड़ दिया है। अभी जो हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ अपने फूड को लेकर चले गए हैं, उसमें जब हमने ट्रेडिशनल फूड को अपना छोड़ा है तो उसकी वजह से विटामिन एच की हमारे अंदर कमी आ गई है। कैरोटीन को हमने आउटर सोर्सेज से अब्जॉर्व करना बंद कर दिया है। सर, ये जो कैरोटीन ये इस समय बहुत ज़्यादा वायरल भी है यूट्यूब पे हर जगह। इसका कारण क्या है कि हर आदमी चाहता है कि उसके बाल स्वस्थ रहें और हर चीज़ प्रोडक्ट के ऊपर भी कैरोटीन लिखा जाए। जी। तो अगर आदमी कैरोटीन की मात्रा बढ़ा ले शरीर में तो क्या इम्पैक्ट आता है? अब हाँ सर देखो, 2 चीज़ें। और ये मिलता किससे कैरोटीन स्पेसिफिक? सर देखो, कैरोटीन स्पेसिफिक आपका अंडे से मिलता है। अंडे में एल्बुमिन होता है, कैरोटीन भी कुछ मात्रा में पाया जाता है। इसके साथ ही अगर आप कैरोटीन की मात्रा बॉडी के अंदर बढ़ाओगे तो क्या है कि कैरोटीन जो है एक आपका कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, तो डिपेंड करता है कि उसके अंदर नाइट्रोजन का प्रेजेंस कितना है। अगर नाइट्रोजन ज़्यादा होगा तो बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, किडनी डिकम्पोज हो जाएगी। अच्छा। और अगर आप उसे एक बैलेंस ले रहे हैं तो बैलेंस डाइट उसका मिलना बहुत पॉसिबल, मतलब डॉक्टर लोग बोलते हैं, फार्मेसी इसको देती हैं, बट उसको सेटिस्फैक्शन लेवल तक लेकर आना बहुत मुश्किल है। तो आर्टिफिशियली उसका कंजप्शन बढ़ाना बहुत मुश्किल है। और एक जैसे सर ओमेगा 3 है जी, फैटी एसिड है, वो किस वेजिटेबल सोर्सेज में है, और जो कैरोटीन है ये भी किस वेजिटेबल सोर्सेज में अवेलेबल है, और ओमेगा 3 जो है इसका रोल क्या हमारी बॉडी में? सर ओमेगा 3 आपकी बॉडी के अंदर एक एनर्जी सोर्सेज है, एक गुड फैटी एसिड है। जैसे आपका कोलेस्ट्रॉल होता है, सेकंड आपका ओमेगा 3 होता है। ओमेगा 3 आपको पूरा दिन काम करने की एनर्जी देता है, क्योंकि जो आपके अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है सर वो फैट है, और सबसे ईजी और सबसे गुड फैट आपका ओमेगा को माना जाता है। तो ओमेगा का रिच सोर्स जो है सबसे ज़्यादा वो तो फिश ऑयल को माना जाता है। फिश ऑयल या फिश कॉर्ड को आपको ओमेगा का सबसे रिच सोर्स माना जाता है। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं कि वेजिटेबल, तो जैसे आपका ब्रोकली है, स्ट्रॉबेरी है। और सर ब्रोकली है कहाँ की वैसे, मतलब अपने हरियाणा, अपने इंडिया में किस स्टेट में उगाई जाती है? सर जो ब्रोकली इंडिया में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है सर एमपी और कुछ राजस्थान के और महाराष्ट्र में उगाई जाती है। और ये इंडियन है या बाहर के ओरिजिन की ब्रोकली? सर ब्रोकली का पूरा जो कैबेज पूरी फैमिली इंडिया की नहीं है। अच्छा, ये पूरी फैमिली इंडिया की? ये सारा जो मैक्सिको से आया हुआ है। आलू है आपका, कैबेज का पूरा फैमिली जो ब्रेसिक ऐसी फैमिली वो सब बाहर से आया हुआ है। ब्रिलियंट है, आपको बहुत नॉलेज है। मुझे मतलब पहले ऐसे टीचर है साइंस के, जो उसके साथ मुझे बात करके कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होती जा रही है, चीज़ें बहुत अच्छे से समझने जा रही हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ और भी बताना कि मुझे लगता है कि आपके साथ तो बहुत लंबा पॉडकास्ट हो जाएगा, और तरीके वैसे पूरा लंबा पॉडकास्ट आपके साथ करूँगा, क्योंकि
आपकी नॉलेज मतलब डेप्थ में है और चीज़ें बहुत साफ सुथरी बताते हो। जब एक स्टूडेंट तैयारी करता है ना तो चाहे वो किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर ले, जैसे स्टेट की बात करें तो कई बार तो क्या होता है कि स्टेट में वैकेंसी बहुत लेट आती है जी। कई बार स्टेट में जब वैकेंसी आती है तो वो थोड़ा लंबे समय चली जाती है और बच्चे के पास रोजगार के अवसर है नहीं, तो लगातार वो तैयारी करता करता एक वक्त के बाद फ्रस्ट्रेट होता है ना। और बहुत सारे बच्चों के तो खासकर कोटा जैसी जगह पे तो हम लगातार हर हफ्ते कोई कहानी सुन ही लेते हैं जो बच्चा अपनी जिनकी नाद होगा शायद होता है फाइटर। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि कौन सी ऐसी चीज है जो आदमी को ये डिप्रेशन की तरफ लेके जाती है, कौन सी ऐसा केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में होता है जो इस तरीके से हमें डाइवर्ट कर देता है, और दूसरा क्या इसे हेल्थी डाइट के तो चेंज किया जा सकता है? सर देखो, दो हार्मोन्स आपकी बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा इफेक्टफुल होते हैं। पहला आपका कार्टिसोल जो आपको सदमे या बहुत ज़्यादा खुशी की कंडीशन से बचाता है। दो ही चीज़ें होती हैं, या तो आपका रिजल्ट लगातार आप फेलियर की तरफ जा रहे हैं, दूसरा आपकी लाइफ के अंदर कुछ ऐसे फीलिंग्स आ रही हैं जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, मीन्स डोपामिन। दो ही हार्मोन है, डोपामिन और कार्टिसोल। लेकिन कंडीशन ये है कि आज का यूथ मेंटली बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। कमज़ोर मीन्स ये है कि उसको कमज़ोरी भी नहीं कह सकते, सिचुएशन भी हो सकती है। कई बार फैमिली प्रेशर है, सोशल प्रेशर है, और फिर स्टडी का बुक्स का प्रेशर, तो सर हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। अपने टाइम पे हमने भी किया है, बहुत सारे लोग अभी भी कर पा रहे हैं। बट एक चीज़ ये है सर, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में करते करते बच्चे का प्लान भी खत्म हो जाता है और उस कंडीशन में जाके बच्चा डिप्रेशन में चला जाएगा। तो डिप्रेशन से अच्छा तो यही है सर, आज के टाइम पे बच्चा क्या है कि मेहनत तो बहुत ज़्यादा कर रहा है बट वो गधा मजदूरी हो जा रही है। स्मार्ट तरीके से स्टडी अगर बच्चा करे, अपने सिलेबस को तरीके से चीज़ों को क्लासीफाई करके चले और 1 to 1 टू द पॉइंट करके पढ़ने की कोशिश करे, तो चीज़ें ईजी हो सकती है। चीज़ें ईजी जी। और डाइट में कुछ चेंज करने चाहिए सर? हाँ, डाइट में से वगैरह रिलीज ही होनी है। आज के टाइम पे क्या है कि जो बच्चे स्पेशली बाहर हॉस्टल में रहने वाले बच्चे, एक तो खाना सर बहुत ज़्यादा है, मतलब हेल्दी तो मिल ही नहीं रहा है, और दूसरे बच्चे फास्ट फूड पर बहुत ज़्यादा डिपेंड होते जा रहे हैं। आजकल बच्चे जैसे आपका चाउमीन खाते हैं, चाउमीन के अंदर एक पिगमेंट डाला जाता है अजिनोमोटो, इंडिया में बैन है सर। वो आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी ऐसी केमिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है जिसको एक नॉर्मल सो में तो बैठ के क्लासीफाई करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को डिकम्पोज करेगा, वो आपकी किडनी की जो पावर है उसको कमज़ोर करेगा, और सबसे जो गहरा इफेक्ट उसका होता है सर फर्टिलिटी रेट पे, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। अजिनोमोटो सबके फर्टिलिटी रेट को डाउन करता है। दूसरा, अभी कुछ दिनों से इंडिया में एक फास्ट फूड बहुत ज़्यादा ग्रो है, मोमोज। अभी एक यूट्यूबर है अनुभव बस्सी, उसने तो मुखर्जी नगर को लेकर पूरा बना दिया था, हर गली में मोमोज है। मोमोज क्या है कि सर वो स्टीम से पकाया हुआ खाना है, और हमारा ट्रेडिशन अगर आप पूरा पुराने कल्चर से देखेंगे, हम भाप से पका हुआ खाना नहीं खाते। तो वो क्या है कि फुली डाइजेस्टेबल नहीं है। और हम भाप से पका हुआ इतिहास में नहीं खाते थे। नहीं, मतलब जो हमारा ट्रेडिशनल फूड है उसमें सिर्फ साउथ इंडिया की एक इडली है जिसको हम स्टीम से पका सकते हैं, बाकी हमारा कोई भी भाप से पका हुआ खाना यूज़ नहीं होता। और आज के समय में मतलब जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है उसके अंदर एक सबसे बड़ा मतलब इक्विपमेंट है जो सबसे ज़्यादा बिक रहा है, वो है एयर फ्रायर। एयर फ्रायर वो भी किस्म से नहीं सर, देखो उसमें दो चीज़ें हैं। एयर फ्रायर क्या है कि वो आपका रोस्ट कर रहा है चीज़ों को, ओके ठीक है, वो बाहर से चीज़ों को पका दे रहा है। अब एक चीज़ समझिएगा आप सर, आप रोटी खाते हैं, नॉर्मली घर पे रोटी गैस पे बनती है, पहले चूल्हे पे पकती थी, मिट्टी का चूल्हा होता था, मंदी आंच पे आराम आराम से वो सिकती थी, ठीक है, यानी कि अंदर का जो आटा है वो भी इजीली उसका पक जाएगा। अब गैस पे क्या है कि तेज़ हीट आती है, रोटी फूल जाती है, अंदर स्टीम बन जाती है, अंदर की चीज़ों को स्टीम से कर देती है। तो आपने ये चीज़ देखी होगी, डॉक्टर बोलते हैं कि हाँ चूल्हे की रोटी गैस वाले से ज़्यादा हेल्दी थी, फिर हम गैस पे आ गए, ठीक है। गैस पे खाना है, रोटी है, बाहर से आग से पक रही है, आग से पक रही है, अंदर से वो कहाँ से पक रही है, स्टीम से, ठीक है, तो वो कम हेल्दी हो गई। अब हम तीसरे स्टेज पर आ गए हैं जब पूरा खाना बाहर भीतर सब से वो स्टीम से पक रहा है, तो ये तो तीसरी स्टेज हो गई ना। तो डेफिनेटली वही हमारा हेल्थ जो था, पहले जो वर्किंग कैपेसिटी फिजिकल वर्क हम ज़्यादा कर सकते थे, फिर और कम हुआ है, तो नेक्स्ट जनरेशन से तो अब क्या ही उम्मीद करेंगे। नहीं, और मैं आपसे बात करके मुझे एक चीज़ का तो पता चल गया कि जो हमारी केरल राजस्थान की टीम है वो मतलब सुपर ब्रिलियंट टीम है, जितने भी टीचर्स से सारे मतलब बेहतरीन है जी। और आपके साथ बात करके बड़ा मज़ा आया सर, क्योंकि आप एक तो हर चीज़ को बहुत साफ सुथरे तरीके से जवाब दे रहे हैं, किसी चीज़ में मतलब घुमा नहीं रहे, और यही एक स्टूडेंट के लिए सबसे अच्छी चीज़ होती है कि उसको जो जवाब मिले वो इतने साफ सुथरे मिले कि कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले। हाँ, अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे आपने कहा कि लगभग 5 सवाल आते हैं, मान लेते हैं चतुर जी 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 जी, तो उस 5 सवाल को खत्म कराने में कितना टाइम लगेगा आपको सर? बच्चे को समझाते
5 सवाल का मतलब ये तो हमको कभी भी किसी को नहीं पता होता कि कौन से टॉपिक्स आएंगे, वो तो एग्जामिनर को पता है। उसके लिए हमें क्या है कि प्रॉपर सिलेबस पढ़ना पड़ता है। अब वो फिजिक्स से भी हो सकते हैं, बायोलॉजी से भी हो सकते हैं, केमिस्ट्री से भी हो सकते हैं, या कह सकते हैं कि राजस्थान का जो स्पेशल साइंस है, क्योंकि राजस्थान का साइंस अलग लेवल पे है, तो वहाँ से भी हो सकते हैं। अब अगर प्रीवियस ईयर में जो 2-3 एग्जाम आपके हुए हैं, चाहे वो पटवारी का हो, चाहे वो अभी ग्रेड 3 का हो, उनमें जो साइंस का वेटेज था, बायोलॉजी का वेटेज ज़्यादा था। और बायोलॉजी में भी अभी मॉडर्न ट्रेंड आया कि साइंस टैग की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। ठीक। तो साइंस टैग पे और करंट इश्यूज़ पे अगर बच्चा कमेंट बना के रखेगा, देखेगा, चाहे वो आपका जीएस का कोई भी फैक्ट हो, चाहे वो मैथ्स का हो, जो भी आपके करंट इश्यूज चल रहे हैं, तो अगर बच्चा उन पर पकड़ बनाएगा, उनसे रिलेटेड चीज़ें हमेशा एग्जाम में पूछी जाती हैं। अच्छा, करंट वाली चीज़। जी, थैंक यू सर। ओके सर, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, थैंक यू। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ राजेश पटेल जी से, और ये केरल राजस्थान की जो हमारी पूरी टीम है, जो राजस्थान के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जिनको तैयारी करा रहे होते हैं, ये उन बेहतरीन नगीनों में से एक नगीना है, और सर रीजनिंग पढ़ाते हैं। तो सर आपका स्वागत है। और मेरा पहला सवाल आपसे ये कि रीजनिंग किन किन पेपरों में आ रही है राजस्थान में भी? अभी सर राजस्थान एग्ज़ाम को देखें तो अभी जैसे हाल ही में एग्ज़ाम होने वाला है राजस्थान जेल प्रहरी का, तो वो जस्ट अभी अप्रैल में होने वाला है, तो उसमें रीजनिंग का बहुत बड़ा वेटेज है। कितना सर? अब 45 क्वेश्चन है जिसके अंदर, और 180 नंबर्स है। 400 में से अगर देखा जाए तो 180 नंबर ओनली फॉर रीजनिंग है। तो अगर कोई बच्चा एक तरीके से, एक प्लान से कुछ यूनिट्स को लेके अगर तैयारी करे, तो रीजनिंग के अकॉर्डिंग वो सिलेक्शन बहुत आसानी से ले सकता है। और कौन कौन से टॉपिक है सर क्वेश्चन से ज़्यादा पूछे जाते हैं? जैसे सर प्रीवियस ईयर अभी अगर 4 से 5 साल एग्जाम को देखा जाए, तो उसमें सबसे ज़्यादा रीजनिंग का मैंने एक चीज़ देखा है सर, हर 3 से 4 साल में पैटर्न चेंज हो रहा है। कुछ कुछ ऐसे टॉपिक हैं उनको पीछे छोड़ के कोई नई चीज़ ऐड ऑन करके पूछ रहा है एग्जामिनर। तो अभी राजस्थान में अगर देखा जाए, जेल प्रहरी की जो लास्ट भर्ती हुई थी इससे पहले, उसमें 4 से 5 टॉपिक को सबसे ज़्यादा टारगेट किया था, जिसमें एक एनोलॉजी था, क्लासिफिकेशन था, और एक कथन निष्कर्ष, जिसको स्टेटमेंट कंक्लूजन के नाम से जानते हैं। स्टेटमेंट कंक्लूजन तो हर जगह पूछा जाता है। हाँ जी सर, ये रेलवे एग्जाम में भी बहुत इसके क्वेश्चन आ रहे हैं हर जगह। हाँ बिल्कुल सर, इस पे स्टूडेंट को ज़्यादा ध्यान करना चाहिए। जैसा मेरा मानना है, जेल प्रहरी के अंदर कथन निष्कर्ष के साथ में इसके 3 से 4 टॉपिक और साथी है, जैसे स्टेटमेंट के आर्गुमेंट्स, कथनों के तर्क ज्ञात करना, धारणा से कार्रवाई करना। तो इसमें क्या है, बच्चा नॉलेज पे डिपेंड करता है। इनके क्वेश्चंस निकालने की कोई बेसिक ट्रिक नहीं है। अगर मैं कहूं कि रीजनिंग जो तर्क शक्ति सब्जेक्ट है, वो कई विषयों को जोड़कर एक बनाए गए हैं। जैसे 4 से 5 टॉपिक अगर ले लें, तो उसमें जीके जीएस का भी बड़ा रोल है, जिसमें आप पॉलिटिकल, अपना ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इवन विज्ञान, साइंस पूरा कंप्लीट, और एक नॉर्मल जीवन से भी रिलेटिव है। तो एनालॉजी में जैसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कोण का संबंध डिग्री से है, तो ऐसे ही आप लोगों का वर्षा का संबंध किससे होगा। तो अब बच्चे को नॉलेज होगा, तो उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें भी 4 ऑप्शन ऐसे लगते हैं कि 2 तो ऐसे लगते हैं कि दोनों ही आंसर हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है, बच्चा जीके से भी जुड़ा होना चाहिए। अब बात करता हूँ सब कथन, जो मैं तर्क की बात कर रहा था, उसमें बच्चे को क्या है, कुछ फैक्ट की नॉलेज होना चाहिए। उसमें ज्यादा ऐसे नहीं जाना है कि वही इसकी कोई ट्रिक के अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा, क्योंकि ज्यादातर रीजनिंग में फॉर्मूले ट्रिक से यूनिट्स हो जाती है। तो इसमें नॉलेज मेरे ख्याल से ज्यादा डिपेंड करता है। अभी जैसे अपना मई में पटवार एग्जाम होने वाला है, उसमें भी रीजनिंग का बड़ा रोल है। पटवार में कितने सवाल आते हैं? हाँ, रीजनिंग और मैथ्स के सर 45 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें हाँ, और प्रीवियस ईयर को अगर देखा जाए, जो 2021 में पटवारी लास्ट भर्ती हुई, उसमें गिवन 28 से 30 क्वेश्चन रीजनिंग अकेले के रहे, तो उसमें बड़ा रोल है। और उसके बाद राजस्थान में अगर देखा जाए, तो बच्चे का जो मैथ रीजनिंग है, उसमें थोड़ा ध्यान कम देके वो जीके पे ज्यादा फोकस करता है। अगर कोई बच्चा एक रणनीति प्लान से अगर मैथ रीजनिंग को भी लेकर चल जाए, तो मैं कह सकता हूं कि आसानी से कम समय में भी सिलेक्शन लिया जा सकता है। और सर लगभग क्या सारी जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, जो ग्रुप बी, ग्रुप सी और डी वाले हैं, इनमें सब में रीजनिंग आती है, किसी में नहीं भी आती? हाँ, कुछ ऐसे एग्जाम है सर, जैसे टीचर से रिलेटिव एग्जाम है, जैसे फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर होता है, उसमें रीजनिंग के 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी का टीचर लाइन में रीजनिंग नहीं पूछा जाता। अभी जैसे एक चतुर्थ श्रेणी है, हाँ, इसमें वेटेज सर रीजनिंग का नहीं रखा गया।
और जो मैथ्स के क्वेश्चंस है कुछ में हो सकता है 1-2 यूनिट्स उसमें चीजें जुड़ के आ सकती हैं। जैसे मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन अपन पढ़ते हैं, तो रीजनिंग में भी मैथमेटिक ऑपरेशन एक यूनिट आता है जिसमें बोर्ड मास का यूज होता है, तो हो सकता है वो चीज वहां पे जुड़ के जी जी। थैंक यू सर। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ उस कड़ी से जो राजस्थान में हर चीज को बांधे हुई है और उसको हम कहते हैं गणित। और मेरे दोस्तों, मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ गणित के एक बेहतरीन अध्यापक से जिसका नाम है धर्मेंद्र। नाम में गणित नहीं है लेकिन काम में बहुत गणित है। तो सर, आपका स्वागत है। गुरुदेव प्रणाम, नमस्कार, राम राम। और सर, आप धुरी हैं कैरेबियल राजस्थान की, तो मैं आपसे मुख्यतः 2-3 चीजें जानना चाहता हूँ। पहला, अभी आप लोग राजस्थान को लेके क्या क्या चीजें यूट्यूब पे करने वाले हैं? दूसरा, जो कैरियर ऐप है उस पर राजस्थान में आप कौन कौन से बैचेस की क्लास दे रहे हैं और देने वाले हैं? गुरुदेव, अभी राजस्थान के कैरियर विल पर अगर बात की जाए बैचों की, तो राजस्थान पटवार का बैच हमारा चल रहा है, बीएसटीसी का बैच हमारा चल रहा है, चतुर्थ श्रेणी भर्ती का बैच हमारा चल रहा है, और जो आने वाली जो भर्तियां हैं 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, ये सबसे बड़ी भर्तियां होती है राजस्थान के अंदर टीचिंग डिपार्टमेंट के अंदर। इसके अलावा बात की जाए तो वीडियो ग्राम विकास अधिकारी का ये बैच भी हमारे जल्दी आने वाले हैं। यूट्यूब पर हम सीरीज चला रहे हैं फिलहाल, स्पेशल चतुर्थ श्रेणी के लिए सफलता सीरीज। बहुत अच्छा। इसके अलावा आने वाली जो सीरीज है बच्चों के लिए, राजस्थान पटवार के लिए स्पेशल सीरीज आ रही है हमारी 30 दिन के लिए, राजस्थान पटवार के लिए पटवार जुनून। इसमें उन बच्चों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है जिन्होंने अभी तक पढ़ाई पूरी तरह से नहीं की हो और लास्ट टाइम पे फॉर्म अप्लाई किया हो, क्योंकि इसके फॉर्म की लास्ट डेट भी अभी गई थी। अच्छा। और दूसरी बात, उन बच्चों के लिए भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिन्होंने पूरे साल काफी ज्यादा पढ़ लिया लेकिन लास्ट टाइम पे अब कंफ्यूजन बना हुआ है कि अब क्या पढ़ा जाए, उसे समेटने के लिए भी उन बच्चों के लिए एक इंपॉर्टेंट ये सीरीज रहने वाली है। इसके साथ अगर बात की जाए तो राजस्थान के अंदर बीएसटीसी का बच्चा और पीटीईटी का बच्चा, मतलब जिस बच्चे का ध्येय होता है, जिस बच्चे का लक्ष्य होता है कि मुझे टीचर बनना है, उस बच्चे के लिए भी स्पेशल सीरीज आने वाली है प्रतिज्ञा। इस सीरीज में उन बच्चों का कंप्लीट सिलेबस यूट्यूब पर भी कराया जाएगा और ऐप पर भी कराया जाएगा। और जल्दी अनाउंसमेंट स्पेशल होगा आप लोगों के लिए बच्चा, जिन बच्चों का टीचर का एक लक्ष्य था, काफी समय से जो बच्चे टीचर बनना चाह रहे थे, जिनका रीट का एग्जाम क्वालिफाई है, उनके लिए 3य श्रेणी भर्ती, शिक्षकों की 3य श्रेणी भर्ती के लिए स्पेशल बैच आने वाला है जल्दी से, जहां पर मैथ आपको खुद राकेश सर पढ़ाने वाले हैं। अच्छा सर, मुझे एक चीज बताना कि आप कैरियर राजस्थान की धुरी हैं और आप ये सारी चीजें बहुत अच्छे से आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन कैरियर जो है वो अपने आप में 2 चीजों के लिए जाना जाता है। जी सर। सबसे पहला क्वालिटी के लिए, जी सर। कंटेंट जो है बहुत क्वालिटी वाला होता है, और दूसरा ये कि इसके जो फीस स्ट्रक्चर है वो बहुत सस्ता है। जी। हमारी पहली कोशिश ये रहती है कि मतलब जो ग्राउंड हो सबके लिए बराबर हो खेलने के लिए, ऐसा ना हो कि जिसका पैसा है वही पढ़ाई करे। जी। तो मैं आपसे दोनों चीजों में बहुत सीरियस होकर सवाल पूछना चाहता हूँ कि एक तो कैरियर राजस्थान के तहत जितने भी बैचेज आ रही की फीस कितनी है, और दूसरा ये कि आप बाकियों से अलग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं कि बच्चा आप पर विश्वास करे और कैरियर राजस्थान को राजस्थान में बहुत ऊपर लेकर जाए। अगर सर बात की जाए राजस्थान बच्चे के लिए कि फीस क्या है अभी, तो हमारी मैक्सिमम जो फीस चल रही है बच्चा वो 499 रुपए चल रही है। बहुत बढ़िया सर। और स्पेशल एक बैच लाए हम अभी 45 दिन का क्रैश कोर्स पटवार के लिए स्पेशल, मात्र 199 रुपए की फीस पर। अगर कोई बच्चा बाहर मार्केट में एक शर्ट खरीदने जाता है तो 700 रुपए की एक शर्ट आती है, बिल्कुल उस शर्ट की कीमत से भी कम पैसे में हम उस बच्चे को एक बैच उपलब्ध करवा रहे हैं। बहुत बढ़िया सर। और एक बात स्पेशल सभी बच्चों के लिए कि हमारी जो टीम है उसमें एक ही सब्जेक्ट के 4 टीचर उपलब्ध हैं। अगर बात की जाए राजस्थान जीके की, तो राजस्थान इतिहास का अलग सब्जेक्ट हो गया, तो उसके लिए स्पेशल टीचर हो गया। आर्ट एंड कल्चर के लिए स्पेशल एक अलग टीचर हो गया। आपका राजस्थान भूगोल की बात की जाए तो स्पेशल अलग टीचर हो गया, और राजस्थान राज्य व्यवस्था का भी अलग टीचर हो गया। बहुत बढ़िया। और स्पेशल अगर बात की जाए राजस्थान के बच्चों के लिए, तो राजस्थान के बच्चों को क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उसका कंप्लीट पीडीएफ दिया जाएगा, हैंड रिटन नोट्स दिए जाएंगे, उसके अलावा प्रैक्टिस पार्ट भी दिया जाएगा पीडीएफ रूप में,
उसके अलावा बात की जाए बच्चों के लिए, तो हमारी जो प्लानिंग है, एग्जाम से 10 दिन पहले प्रत्येक सब्जेक्ट की 5-5 घंटे का एक स्पेशल सेशन आएगा। उस 5 घंटे के सेशन के अलावा कोई प्रश्न बाहर से नहीं आने वाला। तो सर इसका मतलब ये है कि हम ये मान लेते हैं कि क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी। आपने कुछ बिंदु बनाए। पहला पॉइंट आपने ये गिनाया कि जैसे राजस्थान जीएस है तो उसमें हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर, और सारे के सारे टीचर बहुत सीनियर मोस्ट टीचर तो बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं और बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन कराया। दूसरी चीज आपने कहा कि जो कंटेंट हम प्रोवाइड कराने लग रहे हैं, एक तो सारे का सारा कंटेंट ऑथेंटिकेटेड है, दूसरा बहुत ही समराइज तरीके से कंटेंट प्रोवाइड होने लग रहा है। हर एक क्लास के हाथ से लिखे हुए हिंदी और इंग्लिश अलग अलग मीडियम के क्लास नोट्स प्रोवाइड होने लग रहे हैं। जो काम बोर्ड पर होता है, जिसे हम क्लास पीएनजी कहते हैं, उसको भी बाकायदा स्क्रीनशॉट लेके आपके लिए पीडीएफ बना के आपको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, आपको दिया जा रहा है। तीसरी चीज मेरे बच्चों के जो क्वेश्चंस क्लास में कराए जा रहे हैं, मोस्टली क्वेश्चन उनमें से वो हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, और बहुत सारे सवाल वो हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो वो सारे ऑथेंटिक क्वेश्चंस का कंपाइलेशन है जो आपको पीडीएफ के रूप में दिया जाता है, जिसे प्रिंटेबल हम पीडीएफ कहते हैं कि आपसे प्रिंट भी करा सकते हैं। साथ के साथ आप प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चंस देते हैं डेली क्लास में, ताकि बच्चे की उसी चीज के ऊपर प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से हो पाए। और मुझे जो बहुत अच्छी चीज लगी इस पूरी टीम के साथ बात करके वो ये कि ये टीम इतनी डेडिकेटेड है बच्चों के सिलेक्शन को लेकर कि हम उसको पहले दिन से उंगली पकड़ने से लेकर आखिरी दिन सिलेक्शन करवाने तक की गारंटी ले रहे हैं। तो ये टीम उस तरीके से काम कर रही है कि जैसे मान लीजिए राजस्थान जीके है और उसे एग्जाम्पल के तौर पर 100 घंटे में पढ़ाया गया है, तो जब पेपर का 1 महीना रह जाएगा तो हम उसी 100 घंटे को समराइज कर मात्र ही 10 से 12 घंटे में आपको प्रोवाइड कराएंगे। और जब पेपर के आखिरी 3-4 दिन रह जाएंगे, 5 दिन रह जाएंगे, तब आपको पूरा 100 घंटा मात्र ही 3 घंटे में समराइज करके बताया जाएगा। क्योंकि हर एक बच्चे की सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि उसके पास कंटेंट बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है, लेकिन लास्ट में जब समेटने की बारी होती है तो उस समय न टीचर साथ देता रहे, न बच्चे में वो कला होती उस चीज को समेट पाए। लेकिन ये टीम इतनी डेडिकेटेड है, इतनी बेहतरीन है और इतनी मेहनती टीम है कि आपको इतना कंटेंट देने के बाद उसको इतना करना और फिर उसको पीक पर चढ़ाना, ये मेरे बच्चे इस कैरियर राजस्थान टीम की कला है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टीम बहुत जल्द आपके जीवन में नया सवेरा लेकर आएगी, आपके पढ़ने के तरीके को बदलेगी, आपके सोचने के तरीके को बदलेगी। आपको जो कंटेंट मिल रहा है उसमें अपग्रेडेशन बहुत तेज गति से होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रयास आपको पसंद आए होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।